3 लाख में बनवाई गई। झांगशुए 820 चैंपियन संस्करण मोटरसाइकिल। हैरानी की बात यह कि पड़ोसी ने उसे 3000 में कबाड़ खरीदने वाले को बेच दिया। ऊपर से बड़े एहसान जताते हुए बोला, मैंने तुम्हारा कचरा साफ कर दिया और मुझसे 1500 मेहनताना भी मांगा। मैंने ना रोना धोना किया, ना हंगामा, सीधे खरीद की रसीद उठाई और मॉडिफिकेशन की सूची लेकर थाने चला गया। मैं बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा था जब पुलिस उसे बताएगी कि कम से कम 10 साल से शुरुआत होगी। तब उसके चेहरे का रंग कैसा उड़ जाएगा। मेरा नाम जो हेंग है। मैं एक साधारण मोटरसाइकिल प्रेमी हूँ। जब लोंगुओ की झांगशुए मोटरसाइकिल विश्व सुपर मोटरसाइकिल चैंपियनशिप में जीत गई तो मैंने तुरंत 3 लाख खर्च किए और उस चैंपियन रेस बाइक की हूबहू नकल बनवाई। मेरे दिल में वह सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं थी, वह लोंगुओ मोटर निर्माण का गर्व थी। उसका हर पुर्जा मेरे लिए खजाना था और मॉडिफिकेशन तो जैसे बिना तली का कुआं था। इटली से आयातित ब्रेम्बो ब्रेक कैलिपर, एक जोड़ी ही 10,000 से ऊपर की। स्वीडन के ओलिंस के शीर्ष दर्जे के शॉक एब्जॉर्बर 20,000। पूरा टाइटेनियम मिश्र धातु का अक्रापोविक एग्जॉस्ट, वह भी 20,000। ऐसे जोड़ते जोड़ते सिर्फ मॉडिफिकेशन पर ही 1.5 लाख लग गए। इस मोटरसाइकिल ने विदेशी ब्रांडों का अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं पर एकाधिकार तोड़ दिया और लोंगुओ में बनी मोटरसाइकिल को पहली बार सर्वोच्च पोडियम पर खड़ा कर दिया। मैंने उसे इमारत के नीचे खड़ा किया, खास तौर पर एक ऐसा कोना चुना जहां किसी को दिक्कत न हो। हर दिन काम से लौटकर मैं उसे बड़े ध्यान से पहुंचता था, तब जाकर ऊपर जाता था। उसे नीचे खड़ा किए तीसरे दिन मुझे एक फोन आया। वह पड़ोसी वांग जियानजुन का था। वांग जियानजुन मेरे ठीक सामने रहता है, 50 से ऊपर उम्र का एक रिटायर्ड मजदूर। उसे हमेशा इमारत की हर बात में टांग अड़ाने का शौक रहता था। किसने दरवाजे पर कचरा समय से नहीं फेंका, किसने गाड़ी ठीक से पार्क नहीं की, हर बात में उसे बोलना ही होता था। सब लोग उसकी उम्र का लिहाज करते थे, इसलिए आमतौर पर कोई उससे उलझता नहीं था। 王建军的声音带着一股子得意。喂，是小周吧？王叔，是我，有事吗？ नीचे खड़ी वह मोटरसाइकिल तुम्हारी है ना? हाँ मेरी है। क्या हुआ? रुकावट बन रही थी, बहुत बड़ी रुकावट बन रही थी। रोज वहीं खड़ी रहती थी, सार्वजनिक जगह घेर रखी थी, दूसरों का निकलना तक मुश्किल हो रहा था। मैंने जहां गाड़ी खड़ी की थी वह हरियाली पट्टी के पास की एक खाली जगह थी, उससे किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी। वांग अंकल, वह जगह बिल्कुल भी आड़े नहीं आ रही थी। क्या मतलब आड़े नहीं आ रही थी? मैंने कह दिया रुकावट थी तो थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए मामला निपटा दिया है। निपटा दिया? कैसे निपटाया? बेच दिया। कबाड़ वाले एक दोस्त को ढूंढा और तुम्हारे लिए उसे बेच दिया। मेरे दिमाग में भनभनाहट सी हुई और एक पल में सब कुछ सफेद पड़ गया। बेच दिया? उसे किस हक से मेरी गाड़ी बेचने की सूझी? तुमने उसे कितने में बेचा? 3,000। 3,000 कैसा है? कम तो नहीं है? एक टूटी हुई मोटरसाइकिल, 2 पहिए और कबाड़ लोहे का ढेर 3,000 में बिक गई। तुम्हें मेरा अच्छा खासा शुक्रिया करना चाहिए। मेरा गुस्सा पल भर में चरम पर पहुंच गया, फिर मैं जल्दी ही शांत हो गया और मेरी समझ वापस आ गई। ऐसे लोगों से चीखना, चिल्लाना या बहस करना सबसे घटिया तरीका है। उसे यह भी नहीं पता कि लिमिटेड एडिशन क्या होता है, ब्रेम्बो क्या होता है, ओलिंस क्या होता है। उसकी दुनिया में उसने तुम्हारा कूड़ा साफ कराया और ऊपर से अच्छा दाम भी दिलाया। यही तो तुम्हारा उपकारी है। छोटे जो, अब चुप क्यों हो गए? खुशी के मारे बोलती बंद हो गई क्या? याद रखना, इन 3,000 में से आधा मेरा होगा। अगर मेरी पहचानें इतनी चौड़ी न होती तो तुम्हारी वह टूटी गाड़ी 1,000 में भी कोई न लेता। ठीक है, जरा मेरा इंतजार करना। फोन काटने के बाद मैंने गाड़ी खरीदने का अनुबंध निकाला, भुगतान की रसीद और हर एक मॉडिफिकेशन पार्ट की खरीद का रिकॉर्ड, आयात सीमा शुल्क घोषणा पत्र, 1.5 लाख की खरीद रसीद, 1.5 लाख की मॉडिफिकेशन सूची। हर एक मद में साफ साफ दर्ज था ब्रांड, कीमत और खरीद की तारीख। मैंने पूरे 47 पन्नों के सबूत छापे, हर पन्ना मानो 1000 मन का वजन लिए था। वांग जियानजुन, यह रास्ता आपने खुद चुना है। जब आपको लगता है कि इसकी कीमत सिर्फ 3,000 है तो फिर अदालत में जाकर यही कहिए। अगले दिन मैं मोटी फाइलों का पुलिंदा लेकर थाने में दाखिल हुआ। मुझे एक युवा अधिकारी ली ने रिसीव किया। साथी, क्या बात है? पुलिस अधिकारी, मैं रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ। मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। अधिकारी ली ने सिर हिलाया और नोटबुक निकाल ली। नाम, पहचान पत्र संख्या, गाड़ी कब गायब हुई, कहाँ से गायब हुई? कल दोपहर, ठीक मेरे घर के नीचे से। किस ब्रांड की मोटरसाइकिल थी, कितने समय पहले खरीदी थी, क्या रसीद है? अधिकारी ली पूछते भी जा रहे थे और लिखते भी जा रहे थे। यह साफ तौर पर एक मानक प्रक्रिया थी। थाने के लिए कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी या मोटरसाइकिल खो जाना रोजमर्रा की मामूली घटना से ज्यादा नहीं था। झांगशुए 820 RRS विश्व मोटरसाइकिल चैंपियनशिप विजेता, एक के मुकाबले एक प्रतिकृति संस्करण। झांगशुए ब्रांड की मोटरसाइकिल। अधिकारी ली के हाव भाव से साफ था कि उन्हें इस ब्रांड की ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर मैंने अपने हाथ की वह मोटी फाइल धीरे से उनके सामने मेज पर रख दी। रसीदें और संबंधित प्रमाण मैं सब साथ लाया हूँ। अधिकारी ली की नजर फाइल पर एक पल को ठहर गई। जाहिर था वह थोड़ा चौंक गए थे। उन्होंने सबसे ऊपर रखी खरीद रसीद उठा ली। जब उसने रसीद पर पूरा 1,15,000 रुपए लिखा देखा तो उसका हाथ साफ तौर पर एक पल को ठिठक गया। साथी, आप पक्का कह रहे हैं कि यह रसीद असली है? बिल्कुल, यह प्रतिकृति वाली चैंपियन संस्करण है। इसकी अतिरिक्त कीमत साधारण बड़े पैमाने वाले संस्करण से बहुत ज्यादा है। वाहन मालिक की सारी जानकारी मेरी ही है, आप मिलान कर सकते हैं। अफसर ली का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने फाइल उठाई और एक एक पन्ना पलटने लगे। ब्रेम्बो ब्रेक कैलिपर 12,000, अक्रापोविक पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम 23,000,
ओलिंस पिछला शॉक एब्जॉर्बर 21,000। उसके पन्ने पलटने की रफ्तार धीमी होती गई और चेहरे का भाव भी और ज्यादा भारी होता गया। जब वह आखिरी पन्ने पर पहुंचा और कुल रकम 3 लाख रुपए देखी तो उसने ठंडी सांस खींच ली। उसके पास खड़ा दूसरा कुछ ज्यादा उम्र वाला पुलिसकर्मी भी पास आ गया। उसने मेज पर रखी फाइलों को देखा और वह भी उतना ही दंग रह गया। यह मोटरसाइकिल गुम होने का मामला नहीं है, यह तो बड़ा चोरी का मामला है। मामले में रकम बहुत बड़ी है। इससे पूरे मामले की प्रकृति जड़ से बदल गई है। साथ ही आप पहले यहीं थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मुझे हमारे थाना प्रभारी झांग को रिपोर्ट देनी है। वह फाइलों का वह ढेर उठाकर फुर्ती से भीतर वाले दफ्तर की तरफ दौड़ गया। मुझे पता था मामला पहले ही मेरी उम्मीद की पटरी पर आ चुका था। कुछ हजार की मोटरसाइकिल चोरी होना और 3 लाख की मोटरसाइकिल चोरी होना मामले की प्राथमिकता में जमीन आसमान का फर्क है। पहले वाले में शायद बस रिपोर्ट दर्ज हो और आपको घर जाकर खबर का इंतजार करने को कहा जाए, लेकिन दूसरे में तो खास जांच दल बनाना ही पड़ेगा और तय समय में मामला सुलझाना होगा। कुछ मिनट बाद थाना प्रभारी झांग अफसर ली के साथ बाहर आए। हालात के बारे में श्याओली मुझे बता चुके हैं। ये सारे दस्तावेज हम प्रतिलिपि बनाकर साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित रखेंगे। आपका यह मामला बहुत बड़ी कीमत से जुड़ा है और इसकी प्रकृति बेहद गंभीर है। हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हम तुरंत विशेष जांच दल बनाकर इसकी जांच शुरू करेंगे और जितनी जल्दी हो सके आपकी मोटरसाइकिल वापस दिलाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद थाना प्रभारी झांग। लेकिन मेरी मोटरसाइकिल चुराने वाला कौन है यह मुझे लगभग पता है। कौन? मेरा पड़ोसी वांग जियानजुन। उसके बाद मैंने कल जो कुछ हुआ था सब कुछ ज्यों का त्यों विस्तार से बता दिया। आपका मतलब है आपके पड़ोसी ने आपकी यह 3,35,000 की मोटरसाइकिल कबाड़ समझकर 3,000 में बेच दी? जी, फोन पर उसने यही कहा था और उसने आपसे उसमें से 1,500 बांटने को भी कहा। बिल्कुल सही। थाना प्रभारी झांग चुप हो गए। इतने साल पुलिस में रहने के बाद भी उन्होंने इतना बेहुदा मामला कभी नहीं सुना था। यह अब साधारण चोरी नहीं रही, यह मूर्खता है, यह अज्ञान है, यह लालच है। उस पर यह चोरी का अपराध है या फिर गबन या फिर किसी और की संपत्ति का गैरकानूनी निपटान। अपराध चाहे जो भी हो, 30 लाख से ऊपर की रकम वाला मामला, सजा हल्की तो नहीं होगी, कम से कम 10 साल से शुरू होगी। सभी इकाइयां ध्यान दें। 3 मिनट बाद नीचे इकट्ठा हो, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। श्री जो, आपने भी बहुत ठीक ढंग से निपटाया। निजी तौर पर टकराव नहीं बढ़ाया बल्कि पुलिस को सूचना दी। यही सबसे सही तरीका है। आगे का काम अब हमें सौंप दीजिए। मैं जानता हूँ अब असली तमाशा शुरू होने वाला है। जैसे ही हम हॉल से बाहर निकले पुलिस पहले ही पूरी वर्दी में तैयार थी। चलो कार्रवाई पर चलते हैं। चलकर इस वांग जियानजुन से मिलते हैं। पुलिस की गाड़ी ने सायरन नहीं बजाया, वह चुपचाप हमारे परिसर की इमारत के नीचे आकर रुकी। कई बुजुर्गों और बच्चों ने पुलिस को उतरते देखा और सबकी निगाहें उधर खिंच गईं। हम ऊपर गए और वांग जियानजुन के घर के दरवाजे पर रुक गए। अधिकारी लिए आगे बढ़े और दरवाजा खटखटाया। अंदर से वांग जियानजुन की चिड़ी हुई आवाज आई, कौन है? पुलिस है, दरवाजा खोलिए। 10 से ज्यादा सेकंड बाद दरवाजा बस एक दरार जितना खुला। वांग जियानजुन ने आधा सिर बाहर निकाला। दरवाजे पर खड़े कई पुलिस वालों को देखते ही वह सहम गया। अधिकारी महोदय, आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वांग जियानजुन, एक चोरी के मामले में तुम्हें जांच में हमारा सहयोग करना होगा। चोरी का मामला? ओह, उस टूटी फूटी मोटरसाइकिल की बात है ना? अधिकारी महोदय, आप लोग मेरा भी पक्ष सुन लीजिए। यह लड़का भले आदमी की नीयत तक नहीं समझता। मैंने तो भलाई में उसकी नीचे जगह घेर कर रखी कबाड़ जैसी चीज निपटा दी और उसने उल्टा पुलिस बुला ली। आप ही बताइए, भला ऐसे भी कोई काम करता है? उसका चेहरा ऐसा था जैसे पूरी सच्चाई उसी के साथ हो, मानो वही असली पीड़ित हो। आसपास के पड़ोसियों ने हलचल सुनी तो सबने दरवाजे खोलकर तमाशा देखने आना शुरू कर दिया। यह क्या हुआ? लाओ वांग के घर इतने सारे पुलिस वाले कैसे आ गए? लगता है किसी मोटरसाइकिल की वजह से। क्या वही जो श्याओ जोउ ने नई खरीदी थी? काफी सुंदर थी। फिर वह कबाड़ कैसे बन गई? वांग जियानजुन की उल्टी सीधी दलीलें सुनते हुए मैं बस चुपचाप उसका खेल देखता रहा। वांग जियानजुन, हम तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, तुम्हें सच सच जवाब देना होगा। जिस मोटरसाइकिल की तुम बात कर रहे हो, क्या उसे तुमने बेचा था? हाँ, मैंने ही बेची। 3,000 में? मैं तो उसमें से 1,500 उसे देने वाला भी था, पर यह लड़का भी कम नहीं निकला, सीधे पुलिस के पास चला गया। तुम्हें यह हक किसने दिया किसी और की चीज बेचने का? कौन सा हक? वह टूटी गाड़ी सार्वजनिक जगह घेर कर खड़ी थी। मैं इस परिसर का मालिक निवासी हूँ, मुझे उसे निपटाने का हक है। फिर भी मैंने यह मुफ्त में भी नहीं किया, मैंने तो उसके लिए पैसे बनवाए। यह तो उसकी मदद ही हुई। तमाशा देख रहे पड़ोसियों में पहले ही किसी की दबे स्वर में हंसी छूट गई। ऐसी दलील तो सच में कभी सुनी ही नहीं। थाना प्रभारी झांग ने उससे और बहस नहीं की। उन्होंने अफसर ली के हाथ से एक दस्तावेज लिया और उसके सामने खोल दिया। वांग जियानजुन, आंखें फाड़कर ठीक से देखिए। यह वाहन स्वामी जो हेंग साहब द्वारा दी गई खरीद रसीद और संशोधन सूची है। इस गाड़ी की खरीद कीमत 15 लाख थी और संशोधन पर 15 लाख लगे, कुल मिलाकर 30 लाख। दंड संहिता के अनुसार कंपनी की संपत्ति की चोरी की रकम अगर अत्यंत बड़ी हो तो 10 वर्ष से अधिक की सजा होगी या आजीवन कारावास। थाना प्रभारी झांग का हर शब्द मानो भारी हथौड़े की चोट था जो बेरहमी से वांग जियानजुन के चेहरे पर पड़ रही थी। वांग जियानजुन की आंखें उस दस्तावेज पर जमी रह गई। उसके चेहरे की अकड़ और घमंड उस लंबी रकम को देखते ही एक पल में जम गया। नहीं, यह नामुमकिन है। एक मोटरसाइकिल भला कैसे 30 लाख से ऊपर की हो सकती है?
आप मुझे धोखा दे रहे हैं, आप सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। क्या हुआ लाओ वांग, क्या बात हो गई? जब वह बाहर आकर दरवाजे पर खड़े पुलिस वालों को और तमाशा देख रहे पड़ोसियों को देखी तो उसके भी होश उड़ गए। पुलिस साहब, क्या कहीं कोई गलत फहमी तो नहीं है? हमारे घर के लाओ वांग तो बहुत सीधे आदमी है। उसने अपने पड़ोसी की 30 लाख की गाड़ी 3,000 में बेच दी। इसे आप गलत फहमी कहती हैं? 30 लाख! उसकी चीख से पूरा गलियारा गूंज उठा। तमाशा देख रहे सारे पड़ोसी सदमे में ठंडी सांस भर उठे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि नीचे खड़ी वह मोटरसाइकिल दरअसल एक घर की डाउन पेमेंट के बराबर थी। वांग जियानजुन के चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था, वह कागज की तरह सफेद पड़ गया था। आपने गाड़ी किसे बेची? जल्दी उसे वापस मंगाइए। 30 लाख! हम इतना भरेंगे कैसे? वांग जियानजुन के होंठ कांप रहे थे। काफी देर तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वांग जियानजुन, अभी तुरंत हमें बताइए, आपने गाड़ी किसे बेची? खरीदार कहाँ है? मैंने उसे सड़क पर कबाड़ खरीदने वाले को बेच दिया। मैं उसे जानता भी नहीं और पैसे भी मैं ताश में हार गया। जरा रहम कीजिए, हमारे लाओ वांग पर एक बार हाथ हल्का रखिए। वह तो बस बूढ़े होकर समझ खो बैठा है, उसे कुछ भी समझ नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा पूरा परिवार कैसे जिएगा? 30 लाख! हे भगवान! इस बार लाओ वांग सच में लोहे की दीवार से टकरा गया। जो हुआ ठीक हुआ। वैसे भी उसे हमेशा छोटा फायदा लूटने की पड़ी रहती थी और हर बात में टांग अड़ाता था। अब तो बात बन गई, कर्मों का हिसाब आ पहुंचा। मैंने पैरों के पास गिरी ली कुइहुआ की ओर देखा। मेरी आंखों में रत्ती भर भी हलचल नहीं थी। जो दया के लायक दिखते हैं उनमें नफरत के कारण भी जरूर होते हैं। अगर मेरी गाड़ी की कीमत सच में सिर्फ 3,000 होती तो उसके चेहरे पर यह भाव कभी नहीं होता। वह तो बस वांग जियानजुन के साथ मिलकर नैतिकता के ऊंचे मंच पर खड़ी होकर मुझ जैसे नासमझ जवान का मजाक उड़ाती रही और फिर बड़े इत्मीनान से 1500 युआन की मलाई भी खा गई। ये सारी बातें आप संभालकर जज के सामने कहिए। ली कुइहुआ सन्न रह गई। वह अविश्वास से मुझे देखती रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना ठंडा और निर्मम भी हो सकता हूँ। अधिकारी झांग ने अधिकारी ली को आंखों ही आंखों में इशारा किया। अधिकारी ली और एक दूसरे पुलिसकर्मी ने आगे बढ़कर टूटे हुए वांग जियानजुन को थाम लिया। वांग जियानजुन, आप पर चोरी का संदेह है। अब आपको कानून के अनुसार तलब किया जाता है। कृपया हमारे साथ थाने चलकर जांच में सहयोग कीजिए। नामुमकिन! यह 3 लाख कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। ठंडी धातु की हथकड़ी वांग जियानजुन की कलाई पर जड़ दी गई। वांग जियानजुन का पूरा शरीर ढीला पड़ गया। उसे लगभग 2 पुलिसकर्मी घसीटते हुए ले गए। पुलिस साथियों, इनकी उम्र हो गई है, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अब कानून का राज है। यह कोई उम्र का रौब झाड़ने की जगह नहीं है। इन्होंने कानून तोड़ा है तो जिम्मेदारी भी उठानी होगी। आपको अब जो करना चाहिए वह यहाँ रोना धोना नहीं है, बल्कि खरीदार से संपर्क करने का रास्ता ढूंढना है ताकि गाड़ी वापस लाई जा सके। स्वेच्छा से पैसा लौटाना सजा कम होने का यही एक मौका है। श्रीमान जो, कृपया आप भी हमारे साथ थाने चलिए और विस्तार से बयान दर्ज कराइए। फिर सब लोग सबकी नजरों के सामने नीचे उतर गए। वांग जियानजुन को पुलिस के हाथों हथकड़ी लगाकर बाहर लाया जाता देख भीड़ में तुरंत खलबली मच गई। यह लड़का सच में बड़ा कड़ा निकला, जरा भी लिहाज नहीं छोड़ा। कड़ा किस बात का? तुम्हारी 3 लाख की चीज कोई बेच दे तब देखना तुम कड़े पड़ते हो या नहीं। यह बात भी सही है। मेरी जगह होता तो मैं भी इस बूढ़े को यूं नहीं छोड़ता। पुलिस गाड़ी में बैठने के बाद अधिकारी ली ने मेरा बयान दर्ज किया। मैंने पूरी घटना, हर एक बारीकी, सब कुछ साफ साफ बता दिया। पूछताछ कक्ष में पहुंचने के बाद अधिकारी झांग ने खुद वांग जियानजुन से पूछताछ की, लेकिन वांग जियानजुन बार बार बस यही कहता रहा, नामुमकिन, मुझे नहीं पता, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जहाँ तक उस कबाड़ खरीदने वाले की बात है, उसे बस इतना पता था कि सामने वाले का उपनाम लियू है। वह आमतौर पर यहीं आसपास कुछ रिहायशी इलाकों में घूमता रहता है। उसका कोई फोन नंबर नहीं है और वह कहाँ रहता है यह भी नहीं पता। श्रीमान जो, स्थिति ज्यादा उम्मीद भरी नहीं है। वांग जियानजुन से कोई काम की सुराग नहीं निकल रही। हमने पहले ही लोगों को लगा दिया है निगरानी की फुटेज निकालने के लिए और रोकथाम के लिए घेराबंदी करने को। अगर सच में उसे कबाड़ समझकर खोल दिया गया तो नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होगा। आपने मेहनत की, उम्मीद है वह वापस मिल जाए। हेलो, क्या यह जो हेंग है? जी मैं बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं वांग जियानजुन का बेटा हूँ। वांग बिन, मैंने अपनी माँ से सब सुन लिया है। बस एक मोटरसाइकिल ही तो है। इतनी सी बात पर ऐसा करो, मैं तुम्हें 50,000 दे देता हूँ। तुम अभी थाने जाओ और मामला खत्म करो। मेरे पिताजी को बाहर निकलवाओ। जैसा सोचा था, एक ही परिवार के लोग एक ही ढर्रे के निकले। उसके बाप ने 3 लाख की मोटरसाइकिल 3,000 में बेच डाली और उसे लगता है कि 50,000 से सब रफा दफा हो जाएगा। 50,000? तुम्हें लगता है मेरी मोटरसाइकिल की कीमत सिर्फ 50,000 है? एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल भला कितने की होगी? 50,000 कम नहीं होते। मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, समझे? इज्जत दी है तो उसकी कदर करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मेरे पिता के साथ कुछ ऊंच नीच हुई
तो तुम भी चैन से नहीं रहोगे। अच्छा, मैं इंतजार करूंगा। और हाँ, तुम्हारी यह फोन कॉल मैं पहले ही रिकॉर्ड कर चुका हूँ। यह शिकायतकर्ता को धमकाने और न्याय में बाधा डालने के शक में आता है। यह कहकर मैंने सीधे फोन काट दिया। बगल में खड़े निदेशक झांग का चेहरा पल भर में इतना सख्त हो गया मानो पानी टपक पड़े। क्या ही कमाल का वांग परिवार है, बूढ़ा अज्ञान में भी बेलगाम और छोटा घमंड से फूला हुआ। यह तो खुलेआम कानून को ललकारना है। तकनीकी शाखा, तुरंत पता लगाओ अभी वाले इस मोबाइल नंबर की लोकेशन। कार्रवाई दल तैयार रहे। आज मैं उनके पूरे परिवार को लाइन से अंदर भिजवाऊंगा। बहुत जल्द निगरानी का वीडियो निकाल लिया गया। कॉलोनी के गेट पर लगे कैमरे ने साफ साफ रिकॉर्ड किया था कल दोपहर का दृश्य। यही वह आदमी है। तस्वीर को बड़ा करो, चेहरे की साफ छवि निकालो। फोटो लेकर पास के कुछ कबाड़खानों में जाओ और इलाके में पूछताछ करो। इस आदमी को मेरे सामने ढूंढ कर लाओ। समझ गया। करीब 1 घंटे से ज्यादा बाद निदेशक झांग के फोन पर खबर आई। रिपोर्ट निदेशक, आदमी मिल गया। शहर के बाहरी इलाके में एक बड़े कबाड़ पुनर्चक्रण कारखाने में। मोटरसाइकिल कहाँ है? मोटरसाइकिल भी यही है। बड़े हिस्सों में कोई खास दिक्कत नहीं है, बस थोड़े बहुत खरोंच हैं। बहुत बढ़िया श्री जो, चलिए हम साथ चलकर देखते हैं। मोटरसाइकिल कच्चे रास्ते पर 10 से ज्यादा मिनट तक उछलती कूदती रही, तब जाकर आखिरकार मंजिल पर पहुंचे। तरह तरह की पुरानी धातुएं, प्लास्टिक, गत्ते छोटे छोटे पहाड़ों की तरह ढेर लगे थे। एक बहुत बड़े लोहे की प्लेट के नीचे मेरी गाड़ी का एक हिस्सा वाटरप्रूफ कपड़ा पकड़ रखा है। कुछ पड़ोसियों ने शिकायत की है। अभी अभी हटाए गए सामान की बात हो रही है। पुराना नंबर प्लेट वापस लेने का वक्त। जांच शुरू करते हैं। मैं बस अभी निकल रहा हूँ। मैंने पानी रोकने वाला कवर खोल दिया। अफवाह वाली तियानजुन लाल निशानी फिर से मेरी आंखों के सामने दाखिल हो गया। ब्रेम्बो का पार्ट, ऑलिंस का सस्पेंशन, आसमान का एयर डक्ट, सब मौजूद है। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही पकड़कर देखा, जो किसी और ने चुपके से उठाया था वह सामने आया। दिल से सच्चा मेल हुआ। बोलिए, मामला आखिर है क्या? पुलिस का साथी, मैं शपथ लेता हूँ वही वांग साहब का नाम। मैंने उसी वक्त कहा था। भरोसा करें, यह गाड़ी तो तोड़ने लायक नहीं, बस समझने लायक है। जमीन पर की गई छानबीन, उन्होंने 300 ब्लॉक कहा। मुझे तुरंत खींच कर ले चलो। मैं तभी टूटे फूटे मूड में था। यह गाड़ी ऐसी कैसे दिख रही है और फिर भी नहीं टूट रही, लेकिन अभी गाड़ी की सांसें चल रही हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैंने उसे 300 ब्लॉक दे दिए, वापस खींच लिया। तुम तो बस सेल्स के स्टार्क मॉडल हो। अच्छा है, ब्रांड वहीं पर, असल रास्ता साफ नहीं, और आखिर में प्राइस टैग भी। मेरे दिमाग में कमीशन की बात नहीं थी। मैंने वापस लिया। बस जितना देखते हैं उतना शक बढ़ता है। यह गाड़ी बहुत नई हो गई है। ऊपर वाला पार्ट मैंने तो सब देख लिया, लेकिन एहसास बहुत कीमती है। मैं पहले सबूत निकाल कर रख दूं। हवा की सीटी जैसी आवाजें थम गई। फिर एक और जैसी गाड़ी वाला इंसान। क्या कीमत सही नहीं मिल सकती? मैं बोलूं, इंजन को स्टार्ट करना भी नहीं हुआ। उनकी बात, पास की तरफ से प्रमाण दिखा दिया। मेरी गाड़ी का दाम, पूरी तरह कचरे जैसा एक आइटम। सबको पता है यह गाड़ी आसान नहीं। बस वांग जियानजुन जैसा ही, जो दूसरों की किस्मत पर नजर रखे, वही इसे ढेर सारा पैसे बना कर देगा। झो श्यानशेंग, किस्मत की कोई गारंटी नहीं। गाड़ी तुम्हें वापस मिल जाएगी। शुक्रिया, शुक्रिया झांग साहब और आप सब अधिकारी। यह तो ठीक है, पर यह गाड़ी सबूत की सामग्री के रूप में चाहिए। हम अभी के लिए जिम्मेदारी से सुरक्षित रखेंगे। सबूत डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा पूरी। अब इसे मूल मालिक के पास लौटाया जा सकता है। समझ गए, समझ गए। अलग से गाड़ी के शरीर की विद्युतीय वायरिंग, यह तो ट्रांसपोर्ट के दौरान बनी तैयार की गई होगी। हमारी कंपनी एक प्रोफेशनल जांच एजेंसी बुलवाएगी। आकलन जारी, तुम्हारे लिए उठाया जाएगा। इसके बाद मामले को बचाने वाले सबूत, सिर्फ वायर नहीं। बस यह गाड़ी लिमिटेड एडिशन है। कोई भी गैर सरकारी व्यक्ति तोड़फोड़ और छुड़ाने का काम। और फिर भी गाड़ी की सतह पर सबूत के निशान साफ दिखते हैं। बिजली परिपथ और कार्यक्षमता संभावित नुकसान पहुंचा सकती है। इन सब की पूरी जांच और मूल्यांकन करना होगा। हम आपकी राय पूरी तरह मूल्यांकन संस्था तक पहुंचा देंगे। मामला यहाँ तक आते ही लोग और बरामदगी सबूत पुख्ता हो गए। वांग जियानजुन की चोरी का अपराध अब बच नहीं सकता। और यह मालिक लियू हालांकि बेचने में शामिल था, लेकिन उसने खुद आगे बढ़कर सहयोग किया। वाहन भी सही सलामत है, तो शायद फिर से निपटारा हो सकता है। उसी समय एक और पुलिसकर्मी भी खबर लेकर आया। वांग जियानजुन का बेटा वांग बिन मिल गया और उसे पहले ही थाने बुला लिया गया है। श्री जो, चलकर देख लीजिए उस लड़के को और क्या कहना है उसे। थाने लौटकर जैसे ही मैं मुख्य दरवाजे से अंदर गया, मैंने देखा वांग बिन के चेहरे पर साफ झुंझलाहट थी। वह प्रतीक्षा कक्ष की कुर्सी पर बैठा था और उसके बगल में ली कुई हुआ सुबकते हुए उससे कुछ कह रही थी। मुझे अंदर आते देख वांग बिन तुरंत खड़ा हो गया और 2 कदम में मेरे सामने आ पहुंचा। तुम ही जो हेंग हो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। 1 लाख में निजी समझौता कर लो, वरना मैं तुम्हारा इस शहर में जीना मुश्किल कर दूंगा। मैंने सामने खड़े वांग बिन को देखा तो हंसी सी आ गई। लगता था उसे हालात की बिल्कुल समझ नहीं है, या यूं कहिए उसे पैसे और हैसियत से हर समस्या सुलझाने की आदत पड़ चुकी थी। उसे लगा थोड़ा पैसा देकर और थोड़ा दबाव बनाकर वह मुझे झुका लेगा। वांग बिन, है ना? मैं सलाह दूंगा कि पहले तुम समझ लो 2 कानूनी अवधारणाएं। पहली, चोरी का अपराध क्या होता है और विशेष रूप से भारी रकम किसे कहते हैं। दूसरी, फौजदारी मामलों में लोक अभियोजन का सिद्धांत क्या होता है। फौजदारी मामला तुम जैसा चाहो वैसा निजी समझौते से बंद नहीं हो जाता। मेरे सामने यह चाल मत चलो।
तुम्हें बस थोड़ा और पैसा चाहिए, है ना? इतना नेक बनने का ढोंग क्यों? 2 लाख, यही मेरी आखिरी सीमा है। अगर तुम अब भी बात की नजाकत नहीं समझे तो फिर मुझे सख्ती का दोष मत देना। वांग बिन, यह थाना है, तुम्हारी निजी कंपनी नहीं। तुम यहाँ ऊंची आवाज में चिल्ला रहे हो और शिकायतकर्ता को धमका रहे हो। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? मैंने उसे धमकाया नहीं। मैं तो बस उससे बात करके मामला सुलझाना चाहता था। बात करके सुलझाना? तुम्हारे पिता ने किसी और की 3 लाख की चीज चुराई और तुम 2 लाख देकर समझौता करना चाहते हो। वाह, हिसाब तो तुम बड़ा चालाकी से लगाते हो। अभी जो तुमने फोन पर श्री जो को धमकाया था उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। न्यायिक निष्पक्षता में बाधा डालना, ऊपर से एक और दुर्भावनापूर्ण धमकी। मुझे लगता है आप भी अपने पिता के साथ अंदर जाना चाहते हैं, है ना? अधिकारी महोदय, गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। मैं अभी बाहर से काम की यात्रा करके लौटा हूँ। मुझे अभी पूरा मामला समझ में नहीं आया। एक पल के जोश में गलती हो गई। आप बुरा मत मानिए। मेरे पिता ने सच में जानबूझकर नहीं किया, बस उम्र की वजह से समझ में चूक हो गई। जानबूझकर था या नहीं, कानून खुद उसका फैसला करेगा। इस समय वांग जियानजुन पर चोरी का संदेह है, लियू नामक व्यक्ति पर झूठी गवाही का संदेह है और आप न्यायिक निष्पक्षता में बाधा डालने के संदेह में हैं। आप सबको हमारी जांच में सहयोग करना होगा। शियाओली, इनकी पत्नी और बेटे को भी पूछताछ कक्ष में ले जाओ, अलग अलग पूछताछ करो। जी चलिए। आप दोनों उनके परिवार को ले जाने के बाद दफ्तर में आखिरकार शांति लौट आई। श्रीमान जो, आपने तमाशा देख लिया। कोई बात नहीं, जंगल बड़ा हो तो हर तरह के लोग मिलते हैं। बिल्कुल, यह परिवार सच में सिर चढ़ाया हुआ है। यह वांग बिन, मैंने अभी किसी से इसकी जांच करवाई। इसने खुद एक छोटी कंपनी खोल रखी है और बाहर भी हमेशा दबंगई करता फिरता है। इसे हमेशा लगता है कि पैसा सब कुछ सुलझा सकता है। इस बार इसे कानून वाले समाज का असली सबक मिलना चाहिए। उसके बाद वांग जियानजुन ने अपनी चोरी के अपराध के तथ्य पूरी तरह स्वीकार कर लिए, क्योंकि सबूतों की कड़ी पूरी थी और तथ्य बिल्कुल साफ थे। मामला बहुत जल्दी अभियोजन पक्ष को सौंप दिया गया। मेरी ओर से मैंने भी औपचारिक रूप से वकील नियुक्त कर लिया, जो आगे की दीवानी हर जाने की कार्यवाही संभालेगा। पहला, वांग जियानजुन की आपराधिक जिम्मेदारी तय कराई जाएगी, किसी भी हाल में समझौता नहीं होगा। दूसरा, वांग जियानजुन से मेरी सारी आर्थिक क्षति की भरपाई मांगी जाएगी। जब यह खबर वांग बिन तक पहुंची, सुना है उसने वहीं घर का एक पुराना फूलदान तोड़ दिया। अगले कुछ दिनों में मैं हमारे परिसर का चर्चित आदमी बन गया। लोगों की नजरें मुझ पर पूरा सम्मान लेकर टिकती थी और वांग जियानजुन का परिवार गली के चूहे जैसा हो गया। उन्होंने हर तरह के लोगों से सिफारिश लगवाई, सारे संबंध लगा दिए। मेरे घर की दहलीज तक घिस गई, लेकिन मैं अड़ा रहा, जरा भी पीछे नहीं हटा। बाद में वांग बिन ने फिर पैसे से मामला दबाने की कोशिश की। मुआवजे की रकम 20 लाख से बढ़ाते बढ़ाते 35 लाख तक ले गया, लेकिन मैंने वकील से सब सीधे ठुकरवा दिया। यह पैसे का मामला नहीं है। कुछ लोग, उन्हें एक ही बार में सीधी लाइन पर लाना पड़ता है, तभी उन्हें सम्मान का मतलब समझ आता है। जब न नरमी चली न सख्ती, तो उन्होंने एक नई चाल चल दी। लिकुई हुआ हर दिन हमारे ब्लॉक के दरवाजे पर बैठने लगी। जो भी मिलता उससे रो रो कर कहती कि मैं हद से ज्यादा निर्दयी हूँ और उनके पूरे परिवार को बर्बादी की कगार पर धकेल रहा हूँ। कुछ बुजुर्ग जो सच नहीं जानते थे, वे भी मुझ पर उंगली उठाने लगे। अरे शियाओ जो, जहाँ माफ किया जा सके वहाँ माफ कर देना चाहिए। मतलब बूढ़े वांग को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप बस उसे एक मौका दे दीजिए। नैतिक दबाव हमेशा कुछ लोगों का सबसे सस्ता हथियार होता है। मैंने बहस नहीं की, सीधे अदालत से जारी स्वीकृत गिरफ्तारी सूचना दीवार पर चिपका दी। कानून की गरिमा ऐसी फुसफुसाहटों का सबसे अच्छा जवाब है। जो पड़ोसी पहले मुझे बड़ा दिल दिखाने को कह रहे थे, अब सब मुझसे बचकर निकलते हैं। ली कुइहुआ का रोना भी थम गया और वह इमारत के प्रवेश द्वार से गायब हो गई। लेकिन मैं जानता था, वांग परिवार के लोग इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। सोमवार मैं हमेशा की तरह दफ्तर गया। कंपनी एक इंटरनेट उद्यम है जो उद्यम सेवाएं देती है। मैं एक परियोजना प्रबंधक हूँ, न बहुत बड़ा पद न बहुत छोटा। कुल मिलाकर काफी आराम का काम है। जैसे ही मैं दफ्तर पहुंचा, सहकर्मियों की नजरें मुझ पर कुछ बचती बचती सी थी। कुछ लोग जिनसे मेरा रिश्ता ठीक था कुछ कहना चाहते थे, फिर रुक गए। तभी प्रशासन विभाग का एक सहकर्मी मेरे पास आया। जो हेंग, महाप्रबंधक छन ने आपको अपने दफ्तर बुलाया है। महाप्रबंधक छन हमारी कंपनी के मालिक हैं। 40 से ऊपर की उम्र, तेज दिमाग और बेहद सक्षम आदमी। वह आमतौर पर मेरे जैसे स्तर के कर्मचारी से सीधे बात नहीं करते। लगता है वांग बिन का हाथ अब कंपनी तक पहुंच चुका है। मैं महाप्रबंधक के दफ्तर में गया। महाप्रबंधक छन, आपने मुझे बुलाया। हूँ, बैठिए। जो हेंग, मुझे आज एक फोन आया। वह डिंगशेंग ग्रुप के वांग बिन का था। डिंगशेंग ग्रुप, यही वांग बिन की कंपनी का नाम है। नाम सुनने में बड़ा रौबदार लगता है। असल में वह नीचे की आपूर्ति श्रृंखला में काम करने वाली एक छोटी कंपनी ही है, लेकिन हाल में वे हमारी कंपनी के साथ एक साझेदारी परियोजना पर बात कर रहे हैं। अगर सौदा पक्का हो गया तो हमारी कंपनी के लिए यह काफी बड़ा ऑर्डर होगा। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें बताई। कहा कि तुम ताकत के बल पर लोगों को दबाते हो और जरा सी बात पर भी किसी को नहीं छोड़ते। उसने कहा तुमने अपने पड़ोस के एक बुजुर्ग को
जेल भिजवा दिया। यह भी कहा कि तुमने जबरन वसूली की और बहुत बड़ी रकम मांग डाली, 40 लाख मुआवजे के तौर पर। उसने यह भी कहा कि तुम्हारा चरित्र संदिग्ध है, अगर तुम्हें कंपनी में रखा गया तो वह हमारे लिए जोखिम होगा। महाप्रबंधक छन वांगबिन की बातें दोहरा रहे थे। उनका लहजा बहुत सपाट था, लेकिन मैं सुन सकता था। इस शांति के नीचे एक निर्णय लेने वाले की परख छिपी थी। मैं रहूंगा या जाऊंगा, शायद बस उनके एक विचार पर टिका था। महाप्रबंधक छन, क्या उसने आपको यह बताया कि मेरे उस पड़ोसी ने मेरे साथ क्या किया? उसने बस इतना कहा कि यह थोड़ी सी पड़ोसी वाली तकरार थी। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी जिसे मैंने 30 लाख लगाकर विशेष रूप से बनवाया था। मेरे पड़ोसी ने मेरी गैरहाजिरी में उसे कबाड़ समझकर 3,000 में बेच दिया और फिर मुझे फोन किया। मुझसे कहा गया कि उसे 1500 की दलाली दे दूं। उसके बाद उसका बेटा यानी वांगबिन मुझे फोन करके धमकाने लगा कि मैं 50,000 लेकर मामला रफा दफा कर दूं। मेरे मना करने के बाद वह फिर थाने जा पहुंचा और पुलिस के सामने ही कहने लगा कि वह मेरा जीना हराम कर देगा। ये सब क्या उसने आपको बताया था? इतना कहकर मैंने अपने ब्रीफकेस से दस्तावेजों का एक मोटा पुलिंदा निकाला जिसमें पहले से जुटाए गए सारे बिल और सबूत थे। फिर मैंने अपना फोन निकाला और एक आवाज रिकॉर्डिंग चला दी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मेरे पिता को जरा भी कुछ हुआ तो तुम भी चैन से नहीं रहोगे। वांगबिन की वह अकड़ भरी आवाज शांत दफ्तर में और भी ज्यादा कान चुभने वाली लग रही थी। इस वक्त महाप्रबंधक छन का चेहरा अब सिर्फ खराब कहकर बयान नहीं किया जा सकता था। उन्होंने मेज पर रखी फाइल उठाई और तेजी से पन्ने पलटने लगे। जोऊ हेंग, तुम भी बड़े खिलाड़ी निकले। यह तो तुमने हूबहू झांग शुए 820 की नकल उतारी है न, हमारे देश की पहली घरेलू मोटरसाइकिल जिसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती थी। महाप्रबंधक छन, आपको भी गाड़ियों की समझ है। महाप्रबंधक छन मुस्कुराते हुए खड़े हुए और दफ्तर के कोने में रखी अलमारी के पास गए। उन्होंने अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक से बढ़कर एक नफीस कार मॉडल रखे थे। जब मैं जवान था तब मुझे भी गाड़ियों का शौक था। बाद में उम्र बढ़ गई तो उतनी ताकत नहीं रही, बस यही थोड़ा सा शौक बचा रह गया। ब्रेम्बो के ब्रेक, ओलिंस के शॉक एब्जॉर्बर। जो लोग इन चीजों से खेलते हैं या तो वे सिरफिरे होते हैं या फिर उनमें बेमिसाल जुनून होता है। तुमने यह मामला बहुत अच्छे से संभाला। हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे सिद्धांत वाले और नियम मानने वाले कर्मचारी चाहिए। मेरे दिल पर रखा एक बड़ा पत्थर आखिरकार उतर गया। मेरा दांव सही निकला। महाप्रबंधक छन वाकई ऐसे इंसान हैं जिनमें समझ भी है और फैसला करने की काबिलियत भी। बाजार विभाग को मिलाइए। हेलो, मैं छन दोंग बोल रहा हूँ। डिंगशेंग ग्रुप के साथ जो साझेदारी परियोजना है उसे तुरंत समाप्त कर दीजिए। कारण वे व्यापारिक सहयोग का इस्तेमाल करके हमारी कंपनी के अंदरूनी लोगों के काम में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे कर्मचारियों को धमकाकर कारोबारी दबाव भी बना रहे हैं। मुझे ऐसी साझेदारी पर भरोसा नहीं है। जोऊ हेंग, तुम्हारी इस घटना ने मुझे सचेत कर दिया। मुझे डर है कि एक दिन वह यही हथकंडा हमारी कंपनी पर भी आजमा सकता है। मान लो तुमने कंपनी की पहले ही एक बड़ी आफत टाल दी। महाप्रबंधक छन के दफ्तर से बाहर निकलते ही मुझे लगा धूप भी कुछ ज्यादा खिल उठी है। वांगबिन की यह कोशिश कि वह मेरे कार्यस्थल में पीठ में छुरा घोंपते पूरी तरह नाकाम हो गई। उल्टे उसकी छोटी कंपनी को एक बड़ा ग्राहक गंवाना पड़ा। दोपहर बाद मेरे वकील का फोन आया। श्रीमान जोऊ, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताता हूँ। तुम्हारी उस गाड़ी की क्षति मूल्यांकन रिपोर्ट आ गई है। नतीजा हमारी उम्मीद से भी बेहतर निकला। सच में? क्या नतीजा आया? मूल्यांकन संस्था ने केवल खरोंच की मरम्मत की लागत ही नहीं आंकी, बल्कि यह भी माना कि गाड़ी की सटीक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में नमी घुसने और खराबी का खतरा भी मौजूद है। आंका गया प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान 48,000 युआन है। इसके अलावा इस गाड़ी के चोरी हो जाने के इतिहास से पुरानी गाड़ियों के बाजार में इसके मूल्यांकन पर लगभग 15% की कीमत गिरावट मानी गई है। यानी हम कम से कम यह दावा कर सकते हैं कि रकम 80,000 युआन से ऊपर होगी। यह रिपोर्ट आपराधिक मामले में सजा तय करने के आधार के रूप में अभियोजन पक्ष को भी सौंप दी जाएगी। वांग जियानजुन को 10 साल से ज्यादा सजा से बच निकलना शायद मुमकिन नहीं होगा। वकील का विश्लेषण सुनकर मेरे मन को बड़ी राहत मिली। सच ही है, पेशेवर काम पेशेवर लोगों को ही सौंपना चाहिए। मैं कोई निर्दयी इंसान नहीं हूँ और न ही किसी को बर्बादी की हद तक धकेलना चाहता हूँ, लेकिन वांग परिवार के बाप बेटे की मूर्ख हरकतों को गंभीर अंजाम तो भुगतने ही होंगे। अगले कुछ दिनों में वांग बिन पूरी तरह गायब हो गया। महाप्रबंधक छन उनके दायरे में कुछ असर रखते थे। उन्होंने बात फैला दी कि डिंग शेंग ग्रुप का वांग बिन चरित्र का ठीक नहीं है और काम में उसकी कोई मर्यादा नहीं है। कई कंपनियां जो पहले वांग बिन के साथ सहयोग करने की इच्छुक थीं, अब फिर से जोखिम का आकलन करने लगी। वांग बिन इतनी भागदौड़ में उलझ गया कि मेरे पास आकर परेशानी खड़ी करने की फुर्सत ही नहीं रही और वांग जियानजुन का आपराधिक मामला और भी तेजी से सुना गया। सुनवाई वाले दिन मैं पीड़ित के रूप में भी मौजूद था। 1 महीने से भी कम वक्त में वह जैसे 10 से ज्यादा साल बूढ़ा हो गया था। अभियुक्त, क्या तुम्हें यह एहसास है कि तुम्हारा अपना व्यवहार गलत था? मुझसे गलती हुई। यह मेरी पहली बार थी। मैंने पहली बार उसे पछतावा दिखाते देखा। अफसोस बस इतना है कि अब बहुत देर हो चुकी थी। अदालत कोई सब्जी बाजार नहीं है, यहाँ मोल भाव की कोई गुंजाइश नहीं होती। अभियुक्त वांग जियानजुन चोरी के अपराध का दोषी है। मामले में शामिल संपत्ति की रकम विशेष रूप से बहुत बड़ी है और इससे गंभीर परिणाम हुए हैं। तथ्य स्पष्ट हैं और साक्ष्य ठोस हैं। इसे 11 साल के निश्चित कारावास की सजा दी जाती है। 3 साल के लिए राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाता है और 50,000 युआन का जुर्माना लगाया जाता है।
फैसला सुनाए जाने के बाद वांग जियानजुन की आंखें पलट गईं और वह सीधे अभियुक्तों की सीट पर ही ढह पड़ा। वांग जियानजुन का फैसला आने के बाद वांग परिवार की दुनिया पूरी तरह बिखर गई। 11 साल की सजा, 50 से ऊपर के एक बुजुर्ग के लिए। उसका मतलब क्या है यह बिना कहे समझा जा सकता है। ली कुइहुआ बुरी तरह बीमार पड़ गई। सुना है वह अस्पताल में आधे महीने से ज्यादा पड़ी रही। और वांग बिन, उसके सामने एक और भी ज्यादा वास्तविक संकट खड़ा था। दीवानी मुआवजा सुनवाई में वांग बिन का वकील मेरे साथ मोलभाव करने की कोशिश कर रहा था। उनका मानना था कि मेरी हर जाने की मांग बहुत ज्यादा है, खासकर पुरानी गाड़ी के मूल्य में आई गिरावट को लेकर। यह फायदा उसी के पक्ष में था। कानून के हिसाब से उसका कोई आधार नहीं था। मेरे वकील ने बिना घबराए एक दस्तावेज पेश किया। उस दस्तावेज में मेरी उस कस्टम झांगशुए 820 चैंपियन संस्करण की संग्रहणीय कीमत पक्की की गई थी। यह रिपोर्ट सामने वाले वकील की सारी बची खुची उम्मीदें चकनाचूर कर गई। अदालत ने लगभग पूरी तरह मेरी याचिका का समर्थन किया। फैसला हुआ कि वांग जियानजुन और उसके परिवार वाले मेरे सारे आर्थिक नुकसान की भरपाई करेंगे। कुल मिलाकर 3,88,600 युआन। यह रकम वांग बिन के लिए करारा झटका थी, इसलिए उसने पागलों की तरह अपनी संपत्ति बेचना शुरू कर दिया। उनके घर की वह पुरानी मकान जिसमें वे 20 से ज्यादा साल रहे थे भी बिक गया। ली कुइहुआ के गहने, उसकी अपनी वह BMW कार, यहाँ तक कि कंपनी के कुछ कीमती दफ्तर के सामान भी उसने सब सेकंड हैंड वेबसाइट पर चढ़ा दिए। डिंगशेंग ग्रुप पहले ही बड़ी संख्या में ऑर्डर खोकर मुश्किल में फंस चुका था। अब ऊपर से मालिक मुकदमों में फंस गया और नकदी भी सूख गई। भुगतान का इंतजार कर रहे सप्लायर एक के बाद एक दरवाजे पर आकर हंगामा करने लगे। 2 महीने भी नहीं बीते थे कि डिंगशेंग ग्रुप ने दिवालिया परिसमापन की घोषणा कर दी। वांग बिन जो कभी सबकी नजर में बड़ा मालिक था, अब ऐसा बदनाम कर्जदार बन गया जिसे देख सब उंगली उठाते थे। इस दौरान उसने मुझसे एक बार संपर्क किया। उम्मीद थी कि मैं उसे कुछ और मोहलत दे दूं ताकि वह मुआवजे की रकम किस्तों में चुका सके। मैं मान गया, लेकिन मैंने एक शर्त रखी कि वह एक सार्वजनिक माफीनामा लिखे। उसमें साफ साफ लिखे कि उसका पिता कितना लालची और अज्ञानी था और वह खुद कितना घमंडी और बेलगाम था। साथ ही मुझे धमकाने और न्यायिक निष्पक्षता में दखल देने की पूरी कहानी भी। जैसा हुआ वैसा का वैसा लिखे, फिर उसे छपवाकर कॉलोनी के सूचना पट पर चिपकाए। वह मान गया क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उस चिट्ठी के शब्द पछतावे और लाचारी से भरे थे। पहले वाली अकड़ का नामो निशान भी नहीं बचा था। कॉलोनी के लोग हर दिन वहां से गुजरते हुए रुककर उसे एक नजर जरूर देखते थे। वह सबको बता रहा था कि कानून की गरिमा को ललकारने की कोशिश मत करना। मेरी मोटरसाइकिल भी आखिरकार थाने से वापस मिल गई। जिंदगी मानो फिर से अपनी पुरानी पटरी पर लौट आई। जब मैं दोबारा उस झांगशुए 820 पर सवार हुआ और उस परिचित इंजन की गड़गड़ाहट सुनी, तब मेरा मन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब साधारण जीवन से लड़ने का मेरा हथियार नहीं था, बल्कि मेरे सिद्धांतों पर डटे रहने और न्याय की रक्षा का तमगा था। हेलो चेन साहब, आप इस वक्त कहाँ हैं? आपको एक अच्छी खबर देनी है। पहले वांग बिन वाला प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में नहीं चला गया था क्या? लेकिन उस प्रोजेक्ट की पहली पार्टी को हमारी कंपनी में बहुत दिलचस्पी है। आज उन्होंने हमारे साथ आधिकारिक रूप से अनुबंध कर लिया। सामने वाली कंपनी के मालिक भी पुराने मोटर प्रेमी हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि वह आपसे बात करना चाहते हैं ओलिंस सस्पेंशन की ट्यूनिंग पर आपके अनुभव के बारे में। पता मैं आपको पहले ही भेज चुका हूँ। कंपनी की इज्जत पर दाग मत लगाइए। कोई बात नहीं चेन साहब, आग पानी सब पार कर दूंगा। मैं दिए गए पते के अनुसार शहर के बीचों बीच एक शीर्ष निजी क्लब में पहुंचा। यहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं था, बस एक भारी काले चंदन का दरवाजा था। दरवाजे पर खड़ा सेवक बेहद शिष्ट था। मेरी पहचान पक्की करने के बाद वह मुझे अंदर ले गया। क्लब के अंदर की सजावट सादगी भरी लेकिन आलीशान थी। हर कोना अलग ही दर्जे की पसंद बयां कर रहा था। जो हैंग साहब इधर आइए। चेन साहब और ली साहब अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। जब मैंने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा, महाप्रबंधक चेंग एक आदमी के साथ बड़ी खुशी से बात कर रहे थे। उस आदमी के हाव भाव में एक पुरानी गहरी ठहराव भरी शालीनता थी। महाप्रबंधक चेन श्याओ जो आ गया। ये हैं होंग्युआन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष महाप्रबंधक ली वेईहान। महाप्रबंधक ली, यही वह हैं जिनका जिक्र मैंने आपसे किया था, हमारी कंपनी के परियोजना प्रबंधक जो हेंग। महाप्रबंधक ली, नमस्ते, आप जो हेंग हैं? सही, बैठिए। आपके बारे में महाप्रबंधक चेन ने मुझे सब बता दिया है। आपने मामला अच्छा संभाला, हिम्मत भी है और समझ भी। आप बड़े काम के आदमी लगते हैं। महाप्रबंधक ली, आप मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। वाह, सही काम। आजकल के दौर में सही काम पर डटे रहना अपने आप में बहुत बड़ी खूबी है। जो हेंग, मैंने सुना है आपकी सवारी झांगशुए 820 है। जी, रेस ट्रैक चैंपियन की प्रतिकृति संस्करण। अच्छा, वह तो जबरदस्त ताकत वाली मशीन है। तो बताइए, ओलिंस वाले सस्पेंशन की सेटिंग अब कैसी चल रही है? अभी भी समझने और मिलाने में लगा हूँ। कारखाने की मूल सेटिंग ट्रैक की ओर झुकी हुई है। शहर में इतनी टाइट घुसती है कि चलाना थोड़ा खतरनाक हो जाता है। मैं अभी प्रीलोड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ में रिबाउंड डैम्पिंग को 2 स्टेप धीमा कर रहा हूँ। बिल्कुल, ओलिंस FGRT श्रृंखला की खासियत ही यही है। इसे ठीक से जमाने में दिमाग लगाना पड़ता है। बगल में खड़े महाप्रबंधक चेन हमें मुस्कुराकर देख रहे थे। उसके बाद का समय लगभग मेरे और ली वेईहान के बीच निजी बातचीत का दौर बन गया। ब्रेम्बो स्टाइलमा के आगे वाले ब्रेक की लाइनियर फील से लेकर अक्रापोविक एग्जॉस्ट के अलग अलग पदार्थों से निकलने वाली ध्वनि तरंगों के असर तक। फिर
फिर ECU लिखावट की तकनीक, उसके संपर्क और जोखिम तक हमारी मुलाकात बहुत देर तक चली। ली वेईहान ने तो मोबाइल भी निकाल लिया और मुझे अपने गैराज का संग्रह दिखाया। दुकाती पानीगाले V4, BMW HP4 रेस, AMV अगस्ता F4 क्लाउडियो, हर एक मोटरसाइकिल दुनिया की चलती फिरती कला थी और अनगिनत सवारों का आखिरी सपना। मैंने एक छोटी सी जगह बनाई है, उसे निजी गैराज कह सकते हैं, और शौकीनों की महफिल भी। अंदर सब तुम्हारे मेरे जैसे लोग हैं जो सच में गाड़ियों से प्यार करते हैं और उन्हें समझते हैं। सब लोग आमतौर पर साथ बैठकर बातें करते हैं, मशीनें सुधारते हैं और कभी कभार ट्रैक पर 2 चक्कर भी लगा लेते हैं। दिलचस्पी है, आइए थोड़ा मजा लीजिए। मैं जानता हूँ यह सिर्फ एक निमंत्रण नहीं था, बल्कि ऊंचे दायरे में दाखिले का पास था। बिल्कुल, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। शनिवार दोपहर ली वेईहान ने जो ठिकाना भेजा था उसके अनुसार मैं गाड़ी चलाकर एक शांत औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचा। रास्ता दिखाने वाले संकेत का आखिरी बिंदु एक साधारण सा दिखने वाला धूसर गोदाम था। दरवाजे पर एक छोटा सा पहचान यंत्र लगा था। मैंने मोबाइल पर आए इलेक्ट्रॉनिक निमंत्रण को स्कैन किया। पहचान की पुष्टि, श्रीमान जो हेंग, आपका स्वागत है। यह कोई साधारण गोदाम कहाँ था, यह तो साफ साफ मोटरसाइकिलों का मंदिर था। विशाल ऊंची छत वाला परिसर कई हिस्सों में बांटा गया था। बाईं ओर एक पेशेवर मरम्मत और रखरखाव क्षेत्र था जिसमें कई लिफ्ट मंच लगे थे। एक पूरी दीवार पर शीर्ष स्तर के औजार सजे थे और तरह तरह के सटीक जांच उपकरण रखे थे। यहाँ सब कुछ पूरा सजा हुआ था। पेशेवर तकनीशियन की वर्दी पहने कुछ कर्मचारी एक अप्रिलिया की बड़ी सावधानी से देखभाल कर रहे थे। दाहिनी तरफ एक खुला और रोशन प्रदर्शन क्षेत्र था जहाँ दुनिया की दर्जन भर शीर्ष मोटरसाइकिलें मानव कलाकृतियों की तरह स्पॉटलाइट के नीचे सजी खड़ी थी। मेरे सामने एक 2 मंजिला विश्राम क्षेत्र था। नीचे बार काउंटर और सोफा क्षेत्र था। ऊपर शायद बिलियर्ड कक्ष और सिम्युलेटर अनुभव क्षेत्र था। कैसा लगा मेरा यह गुप्त अड्डा? बुरा नहीं है ना ली साहब? यह तो सिर्फ अच्छा नहीं है, यह हर राइडर का सपना है। हम सब एक ही बिरादरी के हैं। मुझे ली साहब मत कहिए, मुझे पुराना ली कहिए, या फिर ली भैया भी चलेगा। वह मुझे विश्राम क्षेत्र में ले गया और वहाँ मौजूद बाकी सदस्यों से मेरा परिचय कराया। ये हैं वकील झाओ, आर्थिक मुकदमों की दुनिया में सबसे तेज लोगों में से एक। ये हैं डॉक्टर सुन, रुईजिन अस्पताल के हृदय शल्य विभाग के उस्ताद। ये हैं प्रेसिडेंट लिन। इन्होंने अपनी एक खेल कंपनी खड़ी की है जो अभी हाल ही में सूचीबद्ध हुई है। यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का निचोड़ है। इन सब में एक ही समान बात है, मोटरसाइकिलों के लिए हड्डी तक उतर जाने वाला जुनून। मैं मुस्कुराते हुए सबसे हाथ मिला रहा था, लेकिन दिल में हल्की सी टीस थी। अगर वांग जियानजुन की मूर्खता न होती तो शायद मुझे कभी भी ऐसे दायरे तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता। उसी वक्त एक कुछ बेसुरा सा स्वर सुनाई दिया, झांग शुए, रेस ट्रैक चैंपियन संस्करण। मैंने आपके बारे में सुना है। आप वही हैं ना जिनकी बाइक पड़ोसी ने बेच दी थी और आपने पलटवार करके उसे अंदर भिजवा दिया, पूरा 11 साल के लिए। बड़े सख्त निकले आप। शियाओ माँ, यह कैसी बात कर रहे हो? जिस युवा को शियाओ माँ कहा गया उसे मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसका नाम माजुन है, उसका परिवार रियल एस्टेट के कारोबार में है, वह एक अमीर घर का बेटा है। उसकी सवारी एक संशोधित BMW S1200 है। ली भैया, मेरा कोई और मतलब नहीं था, मुझे तो बस जिज्ञासा थी। सुना है आप तो बस एक आम नौकरी पेशा इंसान थे। 2 साल की तनख्वाह लगाकर यह बाइक खरीदी। आखिर किस लिए? बाइक का शौक तो जेब ढीली करने वाला खेल है, सिर्फ जुनून से काम नहीं चलता। उसकी बातों में ऊपर से नीचे देखने वाला घमंड साफ झलक रहा था। बात का मतलब साफ था कि मेरी आर्थिक हैसियत उनके साथ यह खेल खेलने लायक नहीं थी। ठीक कहा, मैं सच में बस एक आम नौकरी पेशा इंसान था। यह बाइक खरीदने में मेरी लगभग सारी बचत खत्म हो गई, लेकिन मैंने जो एक एक पैसा खर्च किया वह सब मैंने ईमानदारी से खुद कमाया था। जिससे मुझे प्रेम है वह वैसा ही है जैसे डॉक्टर सुन को शल्य चाकू से प्रेम है और वकील झाओ को विधि संहिता से प्रेम है। किसी चीज से प्रेम करना, इसका पैसे ज्यादा या कम होने से कोई लेना देना नहीं। मेरी बात सुनकर डॉक्टर सुन और वकील झाओ ने अनायास ही सिर हिलाया। बात तो आपने दिल जीत लेने वाली कही, सिर्फ बातें बनाना, काम कुछ नहीं। यह तो खोखला दम है। माँ जुन की इज्जत अब टिक नहीं पा रही। अच्छा, मेरी ऐसे 1000 आर। इन दिनों मोड़ काटते वक्त आगे का हिस्सा थोड़ा तैरता सा लगता है। तुम तकनीक के उस्ताद नहीं हो क्या? अगर वजह ठीक से बता दी तो मैं मान लूंगा कि तुम वाकई कमाल हो। ठीक है, मुझे बाइक दिखाओ। सब लोग पीछे पीछे आ गए। सब देखना चाहते थे कि मुझ में आखिर कितना दम है। माँ जुन की वह S1000 आर एक लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मॉडिफिकेशन पूरा रेसिंग स्टाइल में था। पूरी बाइक पर कार्बन फाइबर के पैनल थे, रेसिंग फुटपेग और एक महंगा सा एक फोर्स्ड व्हील सेट भी लगा था। मैं झुककर उसके अगले पहिए को घूरने लगा और आगे के शॉक एब्जॉर्बर को भी। तुम्हारे आगे के शॉक एब्जॉर्बर का प्रीलोड क्या कुछ ज्यादा ही हार्ड सेट कर दिया गया है? हाँ, मुझे थोड़ा कड़ा सपोर्ट पसंद है। पहाड़ी रास्तों पर दौड़ाते वक्त भरोसा रहता है। तो जब तुमने व्हील बदले थे, क्या तब सटीक डायनेमिक बैलेंसिंग करवाई थी? डायनेमिक बैलेंसिंग व्हील बदलते वक्त तो मिस्त्री ने ही सब किया था। शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत यहीं से शुरू होती है। एक फोर्ज्ड व्हील फैक्ट्री वाले व्हील से लगभग आधे हल्के हैं। अनस्प्रंग वजन में भारी कमी। इसका मतलब है कि तुम्हारे सस्पेंशन सिस्टम को फिर से पूरा सेट करना पड़ेगा। लेकिन तुमने पहले वाला ऊंचा प्रीलोड ही रखा। इससे अगले पहिए की सड़क पकड़ कमजोर हो गई। मोड़ में हल्की सी उछाल भी बढ़कर महसूस होगी, इसीलिए तुम्हें आगे का हिस्सा तैरता सा लगता है। और एक बात, इस स्तर के मॉडिफिकेशन में साधारण डायनेमिक बैलेंसिंग काफी नहीं होती। इसके लिए और ज्यादा सटीक लेजर डायनेमिक बैलेंसिंग चाहिए। गलती 1 ग्राम के भीतर काबू में रहनी चाहिए। मैं शर्त लगा सकता हूँ,
तुम्हारे अगले पहिए पर बैलेंस वेट कम से कम 15 ग्राम से ज्यादा चिपका होगा। मेरी बात खत्म हुई। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सब लोग मुझे हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। ये बातें बहुत ज्यादा पेशेवर थीं, साधारण शौकीनों की समझ से काफी आगे। माँ जुन ने लार निकली और आधे यकीन आधे शक में अगले पहिए तक गया। जब उसने टायर के किनारे सलीके से लगी बैलेंस वेट की पूरी कतार देखी तो उसका चेहरा पल भर में उतर गया। अभी जो मैंने कहा यहाँ मौजूद पुराने बाइकबाज सुनते ही समझ गए। मैं मान गया। भाई, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी। आज रात दावत मेरी तरफ से, सबसे माफी भी मांग लूंगा। कोई बात नहीं, हम सब बाइक के दीवाने हैं, बस तकनीकी बातचीत ही तो थी। जोऊ हेंग, तुम तो वाकई छुपे रुस्तम निकले। मैं भी नहीं समझ पाया था। मोटरसाइकिल की तुम्हारी समझ इस स्तर तक पहुंच चुकी है। मैं तो बस गहराई से समझना पसंद करता हूं। यह सिर्फ समझने भर की बात नहीं है, यह तो हुनर है। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने इस जुनून को एक करियर में बदल दो? ली भैया, आपका मतलब क्या है? मेरी रेसिंग टीम में एक तकनीकी निदेशक की कमी है। मेरे अधीन एक अर्ध पेशेवर रेसिंग टीम है जिसका नाम होंगयुआन पावर है। आमतौर पर वह मुख्य रूप से हिस्सा लेती है देश के ट्रैक डे और चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं में। पहले तकनीकी काम संभालने वाला इतालवी अभियंता पारिवारिक कारणों से अपने देश लौट गया, इसलिए मैं हमेशा से ऐसे इंसान की तलाश में था जो तकनीक भी समझे और मोटरसाइकिल से सच्चा प्यार भी करता हो। आज तुम्हारा प्रदर्शन देखकर मुझे लगा कि तुम ही सबसे सही उम्मीदवार हो। यह निमंत्रण मानो किसी भारी धमाके वाले बम की तरह मेरे दिमाग में गूंज उठा। रेसिंग टीम का तकनीकी निदेशक, यह हर मोटरसाइकिल प्रेमी का आखिरी सपना होता है, अपने जुनून और अपने करियर को एकदम सही तरह से एक साथ जोड़ देना। लेकिन मैं तो सिर्फ एक परियोजना प्रबंधक हूँ। मेरे पास इस क्षेत्र का कोई संबंधित काम का अनुभव नहीं है। अनुभव धीरे धीरे जुटाया जा सकता है, लेकिन मशीनों की तुम्हारी समझ और तुम्हारी प्रतिभा दूसरे लोग चाहकर भी नहीं सीख सकते। मैं तुम्हें तुम्हारी अभी की सालाना तनख्वाह से 3 गुना दूंगा, ऊपर से टीम के प्रदर्शन का हिस्सा भी। तुम्हें बस गाड़ियों के संशोधन की जिम्मेदारी लेनी होगी, सेटिंग और ट्रैक डेटा विश्लेषण की। तो कैसा है? हिम्मत है तो आकर यह चुनौती ले लो। मैं महसूस कर सकता था कि ली वेहान मजाक नहीं कर रहे थे। एक तरफ स्थिर दफ्तर वाली जिंदगी थी, दूसरी तरफ जोश और चुनौती से भरा रेस ट्रैक। इंसान की इस जिंदगी में आखिर कितनी बार मौका मिलता है कि वह अपनी सच्ची चाहत के पीछे भाग सके। मैंने लगभग बिना झिझक तुरंत हामी भर दी। मैं तैयार हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ हमारे अभियंता के शामिल होने की खुशी मनाते हैं। जाम उठाइए। क्लब से बाहर निकला तो शाम ढल चुकी थी। मेरा पूरा बदन जैसे हल्का सा तैर रहा था, मानो बादलों पर कदम रख रहा हूँ। कुछ दिनों बाद मैंने अपने हाथ का सारा काम सौंप दिया और महाप्रबंधक छेन को इस्तीफा दे दिया। उन्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई। वह मुस्कुराते हुए मेरे लिए अपनी संभाल कर रखी हुई दा होंग पाओ चाय बना लाए। मुझे तो पहले से ही पता था तुम जैसा अजदहा देर सवेर समंदर में उतरने वाला था। मेरा यह छोटा सा तालाब तुम्हें रोक नहीं सकता। हम बहुत देर तक बातें करते रहे, गाड़ियों के बारे में, भविष्य के बारे में और आदर्शों के बारे में। आगे से होंगयुआन टेक्नोलॉजी के सहयोग प्रकल्प तुम ही हमारी कंपनी के साथ समन्वय करोगे। इसे तुम्हारे नए तकनीकी निदेशक पद के लिए मेरी तरफ से मुलाकाती तोहफा समझो। यहाँ हमेशा तुम्हारा अपना घर रहेगा। एक अच्छा नेता सिर्फ तुम्हारा बॉस नहीं होता, वह तुम्हारी जिंदगी का शुभ चिंतक भी होता है। सुबह से शाम तक की पुरानी नौकरी वाली जिंदगी को अलविदा कहकर मैं सचमुच उस जोश से भरी दुनिया में कदम रख रहा था। होंगयुआन पावर रेसिंग टीम का बेस ली वेहान के निजी क्लब से भी ज्यादा विशाल था और कहीं ज्यादा पेशेवर भी। यहाँ कोई आलिशान सजावट नहीं थी, सिर्फ ठंडी धातु और सटीक उपकरण थे। विशाल धूल रहित कार्यशाला में कई भारी रूप से संशोधित गाड़ियां खड़ी थी। यामाहा R9 रेसिंग बाइक, हर एक की लागत मेरी झांगशुए 820 को भी मात दे सकती है। वर्कशॉप के एक तरफ इंजन यूनिट और सस्पेंशन यूनिट की प्रयोगशाला है, दूसरी तरफ उच्च प्रदर्शन वाले टायरों का ढेर लगा है और अतिरिक्त पुर्जों का भंडार रखा है। दूसरी मंजिल पर डेटा विश्लेषण केंद्र है। विशाल स्क्रीन पर जटिल टेलीमेट्री डेटा की वक्र रेखाएं भरी हैं। यही मेरी आने वाली लड़ाई का मैदान है। स्वागत है निदेशक जोंग। टीम के लोग थोड़े अजीब मिजाज के हैं, आप थोड़ा संभाल लीजिएगा। मैं महसूस कर सकता था कि उनके रवैये में एक तरह की परखती हुई नजर थी। टीम के मुख्य सदस्य प्रबंधक झांग ताओ के अलावा मुख्य तकनीशियन बूढ़े लियू भी थे। उसने मुझे देखा भी तो अभिवादन तक नहीं किया, बस अपने ही काम में मोटरसाइकिल से लगा रहा। उसे लगा मैं बस बातें बनाने वाला आदमी हूँ और प्रस्तुति दिखाकर पद पाने वाला निदेशक हूँ, यानी उसके हिसाब से बेकार से अलग कुछ नहीं। आखिर में झांग ताओ मुझे टीम के मुख्य राइडर गाओ फेई से मिलाने ले गया। तो आप ही हैं वह नए निदेशक जिन्हें ली साहब लेकर आए हैं। सुना है इससे पहले आप एक इंटरनेट कंपनी में परियोजना प्रबंधक थे। उम्मीद है आपकी तकनीक, आपकी उस झांगशुए 820 जितनी आधी भी दमदार, उसकी बात में साफ चुनौती थी। मुझे गुस्सा नहीं आया। जो लोग ट्रैक पर जान दांव पर लगाते हैं उनके लिए कोई भी बायोडाटा और ओहदा खोखला होता है। सिर्फ असली काबिलियत दिखाओ, तभी वे दिल से मानेंगे।
प्रबंधक झांग, क्या पिछली रेस की नंबर 1 बाइक की सारी टेलीमेट्री निकाल कर मुझे दे सकते हैं और इस्तेमाल के बाद टायरों की तस्वीरें भी चाहिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं। मैं डेटा विश्लेषण केंद्र में लगातार पूरे 5 घंटे रहा और गांव फेई की ट्रैक पर दौड़ी हर एक लैप का डेटा सैकड़ों हिस्सों में बांटकर विश्लेषण किया। थ्रॉटल खुलाव, ब्रेकिंग बल, इंजन आरपीएम, सस्पेंशन और रिबाउंड, मैंने एक भी बारीकी नहीं छोड़ी। शाम 5 बजे मैं एक रिपोर्ट लेकर सबको बैठक के लिए बुलाया। जान खाली, मेरी मरम्मत का काम रुकवा दिया। नया अधिकारी आया है तो रौब तो झाड़ेगा ही। सब लोग कृपया देखिए, यह पिछली रेस के बाद पिछले पहिए के दाहिने हिस्से की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि टायर के किनारे पर स्पष्ट ठंडी फटान दिखाई दे रही है। यह तो सामान्य है। जुहाई इंटरनेशनल सर्किट में दाहिने मोड़ ज्यादा है, दाहिनी तरफ घिसाव वैसे भी ज्यादा होता है और उस दिन तापमान भी कम था। टायर कामकाजी तापमान तक पहुंच नहीं पाए। सही है, लेकिन सवाल यह है कि ठंडी फटान सिर्फ दाहिने किनारे पर ही क्यों दिखी? अगर वजह तापमान होती तो पूरे दाहिने टायर सतह पर ऐसे ही निशान दिखने चाहिए थे। यह T7 से T8 मोड़ तक हेयरपिन मोड़ से निकलते समय पिछले सस्पेंशन का गतिशील डेटा है। मोड़ से निकलकर जब बड़ा थ्रॉटल दिया गया तब पिछला सस्पेंशन तेजी से दबा, लेकिन उसका रिबाउंड साफ तौर पर जरूरत से ज्यादा तेज था। इसी से बाइक के पिछले हिस्से में पल भर में अनचाही उछाल पैदा हुई। टायर का सड़क पर दबाव स्थिर नहीं है। उन शून्य से भी कम कुछ सेकंडों में असल में टायर एक तरफ फिसल रहा था और दूसरी तरफ सड़क को नोच रहा था। इसीलिए टायर के किनारे ऐसे अनोखे निशान रह गए। मेरी बात खत्म हुई। पूरा मीटिंग रूम सन्नाटे में डूब गया। लाओ लियू के चेहरे की झुंझलाहट हैरानी में बदल गई। गाओ फेई की आंखों में जो हल्की तिरस्कार था वह गंभीरता में बदल गया। 他说的居然和我在赛道上的感觉一模一样。出弯的时候车尾不听话，但我说不清原因，一直以为是自己油门开得太猛了，没想到问题出在悬挂的回弹阻尼上。 मैं सलाह देता हूँ कि पीछे के सस्पेंशन की रिबाउंड डैम्पिंग 2 क्लिक धीमी कर दी जाए। इससे गाड़ी की चुस्ती थोड़ी कम होगी, लेकिन मोड़ से निकलते समय लाइन ज्यादा स्थिर होगी। संयमित अनुमान है कि एक लैप टाइम कम से कम 0.3 सेकंड तेज होगा और यह भी तब जब गाड़ी की स्थिरता पूरी तरह बनी रहे। सब लोग मुझे आंखें फाड़कर देख रहे थे। फिर सब एक साथ खड़े हो गए और जोरदार तालियां बजाईं। मुझे पता था कि इसी पल से टीम में मेरी जगह पक्की हो गई। 3 दिन बाद जुहाई इंटरनेशनल सर्किट होंग्युआन पावर रेसिंग टीम ने पूरा एक ट्रैक बुक कर लिया। एक दिन के निजी परीक्षण के लिए पद संभालने के बाद यह मेरा पहला सचमुच वाला मैदान में असली अभ्यास था। लाओ लियू 2 तकनीशियनों को लेकर मेरे दिए हुए आंकड़ों के आधार पर नंबर 1 रेस बाइक की आखिरी ट्यूनिंग कर रहा था। गाओ फेई आराम कुर्सी पर बैठा था और स्पोर्ट्स ड्रिंक पी रहा था। उसकी नजरें मुझ पर टिकी थी। उनमें उम्मीद भी थी और शक भी, और थोड़ी सी दबाई हुई उत्तेजना भी। बहुत जल्द वह परख लेगा कि मेरे जैसे तकनीकी निदेशक की असली काबिलियत क्या है। निदेशक जो, आपको कितनी यकीन है? आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे पूरा भरोसा है। तो ठीक है, आखिर यह आपका पहला प्रदर्शन है। सुबह 10 बजे ट्रैक का तापमान आदर्श कामकाजी स्थिति तक पहुंच गया। गाओ फेई पूरी रेसिंग किट पहनकर नंबर 1 रेस बाइक पर सवार हो गया। इंजन की गर्जना पूरे पिट एरिया में गूंज उठी। पहले बाहर जाओ और 3 लैप लगाओ। रिदम पकड़ो। डेटा सेंटर की स्क्रीन पर रियल टाइम टेलीमेट्री डेटा चलना शुरू हो गया। मैं घूर कर देख रहा था उस लाइन को जो पीछे के सस्पेंशन की गतिशीलता दिखा रही थी। कैसा लग रहा है? हाई स्पीड मोड़ काटते वक्त बाइक पहले से ज्यादा स्थिर है, लेकिन धीमे मोड़ों में फ्रंट एंड की दिशा पकड़ पहले जैसी तेज नहीं रही। उसकी प्रतिक्रिया मेरे अनुमान से पूरी तरह मेल खाती थी। रिबाउंड डैम्पिंग धीमी करने से चुस्ती में कमी आना तय है। घबराओ मत, चलाते रहो। जरा देर से ब्रेक लगाने के बजाय और गहराई तक ब्रेक करो और मोड़ में घुसने का बिंदु थोड़ा और देर से लो ताकि चुस्ती की कमी पूरी हो सके। समझ गया। अगले लैप में गाओ फेई ने मोड़ पर हमला शुरू किया। सबकी नजरें मॉनिटर पर टिकी थीं। सबने जैसे सांस रोक ली। अभी भी बात नहीं बन रही। लग रहा है सीमा तक पहुंच चुका हूं। 9वां वाला तेज मोड़। पूरी तरह थ्रॉटल खोलने की हिम्मत नहीं हुई। मोड़ पर बाइक के काबू से बाहर होने का एहसास बहुत तेज था। वह जिस बात की बात कर रहा है वह ट्रैक का 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर वाला हाई स्पीड दायां मोड़ है। सस्पेंशन में शायद कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर समस्या कहां है? रेक कोण, ट्रेल दूरी, व्हील बेस। मैं समझ गया। गाओ फेई, रखरखाव क्षेत्र में लौटो। क्या हुआ?
मास्टर लियो, फ्रंट फोर्क के ट्रिपल क्लैंप की प्लेट ढीली कीजिए। फ्रंट फोर्क को 5 मिलीमीटर नीचे कीजिए। डायरेक्टर जो, आपको कहीं गलती तो नहीं हो रही? फ्रंट फोर्क नीचे करने से रेक कोण कम हो जाएगा, ट्रेल दूरी भी घट जाएगी, बाइक और फुर्तीली हो जाएगी, लेकिन हाई स्पीड मोड में वह और भी ज्यादा अस्थिर होगी। यह तो उल्टी दिशा में सेटिंग करना हुआ। मैं सहमत नहीं हूँ। यह तरीका तो रेसिंग सेटअप की बुनियादी समझ के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ डायरेक्टर, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं T9 में और भी नहीं दौड़ा पाऊंगा। नहीं, तुम लोगों ने सिर्फ रेक कोण और ट्रेल दूरी पर ध्यान दिया है, लेकिन एक और अहम कारक को नजरअंदाज कर दिया। वह है गुरुत्व केंद्र। यह यामाहा R9 बेहद हल्का बनाने की कोशिश में बहुत सारे कार्बन फाइबर पुर्जे लगाए गए हैं। इसका गुरुत्व केंद्र फैक्ट्री मॉडल से पहले ही ऊंचा है और गाओ फेई की राइडिंग शैली शरीर को बहुत ज्यादा साइड में लटकाने वाली है। इससे हाई स्पीड मोड में राइडर और बाइक का संयुक्त गुरुत्व केंद्र पहले ही एक नाजुक सीमा से आगे निकल चुका है, इसलिए सस्पेंशन कैसे भी सेट करो, तुम्हें अस्थिरता महसूस होगी ही। मैं अभी जो करने जा रहा हूँ वह है बाइक के अगले हिस्से की ऊंचाई कम करना, ताकि पूरी बाइक का गुरुत्व केंद्र नीचे आए। गुरुत्व केंद्र की स्थिरता का इस्तेमाल करके ज्यामिति और कोण में बदलाव से आई अस्थिरता को संतुलित करना। मेरी यह थ्योरी सबको हवा हवाई लग रही थी। लाओ लियू और गाओ फेई दोनों सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग मुझे देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख रहे हूँ। डायरेक्टर जो की बात मानो, मैनेजर की बात आखिरी फैसला थी। आधे घंटे बाद बाइक की सेटिंग पूरी हो गई। गाओ फेई बेहद बेचैन मन से फिर से ट्रैक पर उतर गया। सब लोग ट्रैक किनारे की सुरक्षा दीवार के पीछे आ गए और घबराहट में गाओ फेई को देखने लगे। इंजन की गरज दूर से पास आती गई, उसमें जरा भी कमी नहीं थी। वह यामाहा R9 जमीन से चिपकी उड़ती बिजली जैसी एक अविश्वसनीय रूप से स्थिर अंदाज में T9 मोड के एपेक्स को चीरती निकल गई। पूरा थ्रॉटल, मैं सच में पूरा थ्रॉटल देकर निकल गया। कमाल की स्थिर है यह बाइक, तो जैसे जमीन से चिपक गई है। वाह, नया लैप टाइम 1 मिनट 37 सेकंड 9। हम 37 सेकंड के दायरे में आ गए। डायरेक्टर जो, आप तो सचमुच जीनियस हैं। इस टेस्ट की जबरदस्त कामयाबी ने मुझे टीम में एक आवाज पर सबको साथ खड़ा कर दिया। लाओ लियू मेरा सबसे वफादार अमल करने वाला बन गया। मैं पूर्व कहूँ तो वह कभी पश्चिम नहीं जाता, और गाओ फेई तो मुझ पर पूरी तरह मुग्ध हो गया। हर कोई जो भाई कहकर बुला रहा था, और अपनापन तो जैसे सबसे ज्यादा वही जता रहे थे। सुपर नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप को लेकर सबका हौसला 7वें आसमान पर था। टीम की एक बैठक में मैंने आंकड़ा आधारित टीम प्रबंधन का प्रस्ताव रखा। चालक को ट्रैक पर जो भी दिक्कत आए, चाहे बस बहुत हल्का सा कंपन ही क्यों न हो, उसे भी एक त्रुटि रिपोर्ट की तरह दर्ज किया जाएगा। फिर मैं उसका विश्लेषण करके समाधान निकालूंगा। इस बिल्कुल नए कार्य ढांचे ने टीम की कार्य कुशलता को कई गुना बढ़ा दिया। पूरी होंगयुआन पावर टीम तेज रफ्तार और पूरे अनुशासन के साथ चलने लगी। इसी दौरान ली वेईहान एक बार बेस का निरीक्षण करने आए। टीम का बदला हुआ नया रूप देखकर उन्होंने मेरी जमकर तारीफ की। जोऊ हेंग, मैंने सच में सही इंसान पहचाना था। तुम टीम के लिए एक नई जान लेकर आए हो। इस साल की चैंपियनशिप मुझे हर हाल में चाहिए। लेकिन ठीक जब हम जी तोड़ मेहनत से मुकाबले की तैयारी कर रहे थे, तभी रेसिंग जगत में बिजली गिरने जैसी खबर आई। हमारी पुरानी प्रतिद्वंदी तियानलांग टीम, उनके इक्का चालक लिंग फेंग ने 1 मिनट 37.5 सेकंड का चौंका देने वाला समय निकाला, जो गाओ फेई के सबसे तेज लैप से पूरे 0.4 सेकंड आगे था। गाओ फेई पर जैसे ठंडे पानी की बाल्टी पड़ गई। वह और लिंग फेंग जन्मजात प्रतिद्वंदी थे। दोनों की ताकत लगभग बराबर थी, कोई किसी से कम मानने वाला नहीं था। यह नामुमकिन है, वह इतना तेज कैसे हो सकता है। उनकी रेस बाइक और हमारी एक ही मॉडल यामाहा R9 है। संशोधन विन्यास भी लगभग एक जैसा है। चाहे उनके तकनीशियन कितने भी माहिर हों, हवा से 0.4 सेकंड की बढ़त तो नहीं निकाल सकते। तियानलांग टीम का तकनीकी निदेशक एक द्वीपीय देश का आदमी है। उसका नाम वतनाबे युइची है। रेसिंग जगत में वह काफी मशहूर है। अनुभव भी उसका बहुत पक्का है, लेकिन उसकी शैली कुछ ज्यादा ही सतर्क और रूढ़िवादी है। ऐसा प्रदर्शन निकालना उसकी कार्यशैली जैसा नहीं लगता। मैंने कंप्यूटर खोला और तियानलांग टीम के पिछले सीजन की सारी रेस रिकॉर्डिंग निकाल ली, साथ ही सार्वजनिक आंकड़े भी। पूरा का पूरा एक दोपहर मैंने खुद को आंकड़ा केंद्र में बंद रखा और लिंग फेंग की रेस फुटेज को फ्रेम दर फ्रेम देखता रहा। शाम ढलने तक मैंने फिर से सबको इकट्ठा किया। सब लोग देखो, बाई तरफ गाओ फेई का दृश्य है, जहां वह T9 मोड को पूरा थ्रॉटल देकर पार कर रहा है। दाई तरफ उसी मोड पर लिंग फेंग का दृश्य है। क्या फर्क दिख रहा है? लाइन कुछ अलग सी लग रही है। लिंग फेंग का टर्न इन पॉइंट मुझसे ज्यादा देर से और ज्यादा बाहर की ओर है। बिल्कुल, लेकिन मुद्दा यह नहीं है। असल बात मोड़ से बाहर निकलने में है। लिंग फेंग लगभग मोटोजीपी चालकों जैसे बड़े झुकाव कोण के साथ मोड़ काट रहा है। यह ठीक नहीं है। मैंने भी यह तरीका आजमाया है। जैसे ही रफ्तार बढ़ती है और झुकाव कोण बड़ा होता है, पीछे का हिस्सा फिसलना शुरू कर देता है। फिर बाइक काबू में ही नहीं रहती। सही कहा, सामान्य हालात में यह भौतिक सीमा होती है, लेकिन अगर इस बाइक में कोई छुपी हुई कमाल की तकनीक लगी हो तो। यह क्या है?
मैंने बहुत देर तक इसकी जांच की। यह इटली की मैक्ट्रोनिक कंपनी द्वारा विकसित नई छठी पीढ़ी की इंजन नियंत्रण इकाई है। इसमें 6 अक्ष वाला जाइरोस्कोप और स्थान निर्धारण मॉड्यूल लगे हैं। यह वाहन के वास्तविक समय झुकाव कोण के आधार पर त्वरण और ट्रैक पर उसकी स्थिति को देखकर इंजन की शक्ति निकासी को बुद्धिमानी से समायोजित कर सकती है और चालक को नियंत्रण खोने की कगार पर जाकर भी हदें टटोलने देती है। और यही है लिंगफेंग की 0.4 सेकंड की बढ़त का राज। मेरी बात बस खत्म ही हुई थी, पूरा हॉल सन्न रह गया। जो भाई, तो फिर मैं इस कंपनी से पहले ही संपर्क कर चुका हूं, लेकिन उन्होंने तियानलांग रेसिंग टीम के साथ विशेष आपूर्ति समझौता कर लिया है। इस सीजन के लोंगुओ रेस्ट क्षेत्र में यह सिस्टम सिर्फ उन्हें ही दिया जाएगा। तो फिर तो गए काम से, जरा भी उम्मीद नहीं बची। सबके चेहरों पर मायूसी साफ लिखी थी। किसने कहा कि उनके बिना हम इसे बना ही नहीं सकते। अब मैं घोषणा करता हूँ, होंग्युआन पावर की ECU परियोजना आधिकारिक रूप से शुरू होती है। मेरी यह बात मीटिंग रूम में धमाके की तरह फट पड़ी। सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पागल हो गया हूँ। निदेशक जोंग, आप मजाक तो नहीं कर रहे? यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जो रिंच और पेचकस से सुलझ जाए। यह इलेक्ट्रॉनिक्स है, यह प्रोग्राम है, यह एल्गोरिदम है। हम इसे आखिर किससे बनाएंगे? क्या प्यार से बिजली पैदा करेंगे? हम सब तो बस मशीनों से खेलने वाले लोग हैं, अर्धचालक के धंधे के लोग नहीं। अलग क्षेत्र मतलब मानो पहाड़ जितनी दूरी, इसमें तो रत्ती भर भी तुक नहीं बनती। जो भाई, क्या यह थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी नहीं है? मैं जानता हूं कि आप हार मानना नहीं चाहते, लेकिन हम घबराहट में जो मिला उसी को इलाज नहीं बना सकते। मैं जानता हूं यह बहुत मुश्किल है, यहां तक कि सुनने में भी पागलपन लगता है, लेकिन मुश्किल होना इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। एक शीर्ष स्तर की ECU दरअसल सिर्फ 3 हिस्सों से मिलकर बनती है। पहला हार्डवेयर, सूक्ष्म नियंत्रक, 6 अक्ष वाला जाइरोस्कोप, GPS मॉड्यूल, पहिया गति संवेदक। ये चीजें पैसे से खरीदी जा सकती हैं। हम बाजार से सीधे सबसे उच्च श्रेणी के मॉडल खरीदेंगे। यह हिस्सा ली वेईहान हमारे लिए सीधे सुलझा देंगे। दूसरा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर द्वारा जुटाया गया डेटा सॉफ्टवेयर के जरिए वास्तविक समय में मुख्य एल्गोरिदम तक पहुंचाना होगा। इसके लिए शीर्ष स्तर के एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर चाहिए, लेकिन ऐसे लोग मिल नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है। तीसरा और सबसे अहम एल्गोरिदम, थ्रॉटल का हल्कापन और त्वरण, पहियों की गति का अंतर जैसे ये ठंडे आंकड़े। इन्हें इंजन शक्ति के लिए सबसे सटीक नियंत्रण निर्देशों में बदलना होगा। इसके लिए सबसे बेहतरीन वाहन गतिशास्त्र और नियंत्रण विशेषज्ञ चाहिए। यही 3 बातें हैं जिन्हें हमें हल करना है। वातानाबे यूइची मैकेट्रॉनिक खरीद सकता है, हम नहीं खरीद सकते। यह इंसाफ नहीं है, लेकिन यह दुनिया कभी भी बराबरी वाली नहीं रही। मैं हरगिज यह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि एक द्वीपीय देश का आदमी हमारे सिर पर चढ़कर हमें रौंदे। बहुत खूब, मैं फैसला करता हूं कि होंग्युआन ECU परियोजना का आधिकारिक नाम किरीन हार्ट होगा। लोग आप जैसे चाहें ढूंढिए। पैसे की तरफ से मैं बिना सीमा समर्थन दूंगा। मुझे सिर्फ एक ही बात चाहिए, सीजन शुरू होने से पहले मैं अपनी किरीन हार्ट को रेसिंग बाइक पर लगा हुआ देखना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में मैंने लगभग टीम को ही अपना घर बना लिया। पहले परियोजना प्रबंधक रहने के अपने अनुभव का इस्तेमाल करके मैंने अनुसंधान और विकास परियोजना को सैकड़ों कार्य चरणों में बांट दिया। हर चरण की जिम्मेदारी साफ तय कर दी गई, समय रेखा और सुपुर्दगी मानक भी। ली वेईहान ने अपने सारे संबंध और धन झोंक दिए दुनिया भर से प्रतिभाएं खोजने में। बहुत जल्दी उन्होंने सिलिकॉन वैली के 2 वरिष्ठ एम्बेडेड इंजीनियर भारी रकम देकर अपने पास ले आए, लेकिन सबसे अहम एल्गोरिदम विशेषज्ञ फिर भी लंबे समय तक नहीं मिल पाया। ठीक जब मैं पूरी तरह बेबस हो गया था, जेन साहब ने मुझे फोन किया था। जोंग हेंग, सुना है आप हाल में एल्गोरिदम के बड़े माहिर को ढूंढ रहे हैं। चेन साहब, क्या आदेश है? मेरे पास एक उम्मीदवार है, बस पता नहीं आप उन्हें मना पाएंगे या नहीं। वह जियाओतोंग के प्रतिभाशाली किशोर वर्ग का स्नातक है। बाद में वह मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान गया और स्वचालित नियंत्रण में डॉक्टरेट की। इस समय वह देश की एक शीर्ष स्वचालित ड्राइविंग कंपनी का मुख्य वैज्ञानिक है। उसका नाम लिन यी है, लेकिन उसका स्वभाव बड़ा अजीब है। उसे फिर से मैदान में लाना बहुत मुश्किल है। मैंने चुपचाप उसका नाम याद कर लिया। लिन यी ही हमारी आखिरी कड़ी है। मैंने 3 दिन लगाए लिन यी के प्रकाशित सभी शोध पत्र पढ़ने में। फिर मैं उसकी कंपनी की इमारत के नीचे पहुंचा और पूरा दोपहर वहीं डटा रहा। डॉक्टर लिन, आप कौन हैं? मेरा नाम जो हेंग है। मैं होंग्युआन पावर रेसिंग टीम का तकनीकी निदेशक हूँ। मुझे रेसिंग में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन गतिशील वातावरण में बहु सेंसर संलयन और पूर्वानुमान नियंत्रण एल्गोरिदम में आपकी दिलचस्पी जरूर होगी। आगे कहिए। जब 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती मोटरसाइकिल 60 डिग्री के झुकाव पर मोड़ में घुसती है, तब उसके टायर और जमीन के बीच इस दुनिया की सबसे जटिल और सबसे मोहक भौतिक प्रतिक्रिया घट रही होती है। जाइरोस्कोप से पकड़े गए आसन परिवर्तनों को GPS से अनुमानित ट्रैक की वक्रता के साथ जोड़कर 0.01 सेकंड बाद कर्षण सीमा बिंदु का अनुमान कैसे लगाया जाए, यह आपके अभी के 4 पहियों वाले लोहे के डिब्बे पर शोध से, भीड़ भरे शहर में चलने से कहीं ज्यादा फुर्तीला नहीं है क्या? मेरी बात मानो जैसे एक चाबी थी जिसने तकनीक की पराकाष्ठा तक पहुंचने की उसकी चाह खोल दी। दिलचस्प है। कल मुझे अपनी टीम दिखाइए। पहले ही दिन जब वह बेस पर आया, उसने किसी से अभिवादन तक नहीं किया और खुद को डेटा केंद्र में बंद कर लिया पूरे 48 घंटे। सिद्धांत में यह संभव है, लेकिन हमें एक बिल्कुल नया गणितीय मॉडल बनाना होगा जो इंसान और मशीन को पूरी तरह एक में पिरो सके। एक अरेखीय पहचान नियंत्रण मॉडल।
इसलिए जब तक हम इस ऊष्मागतिकी की समस्या को सुलझा लें, प्रदर्शन कम से कम 15% बढ़ सकता है। उसकी बात हम में से बहुत कम लोग समझ पाते थे, लेकिन हम में से हर एक पहले कभी न महसूस हुई उत्तेजना से भर उठा। परियोजना आधिकारिक तौर पर निर्णायक चरण में प्रवेश कर गई। लिन यी और 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर बनाने के जिम्मे थे। मैं और लाओ लियू तकनीशियनों को लेकर हार्डवेयर के एकीकरण और परीक्षण के जिम्मे थे। यह समय के साथ एक दौड़ थी और यह सफर कल्पना से कहीं ज्यादा कठिन निकला। जर्मनी से खरीदा गया 6 अक्षीय जायरोस्कोप और अमेरिका से खरीदा गया सूक्ष्म नियंत्रक निम्न स्तरीय प्रोटोकॉल पर एक दूसरे के साथ संगत नहीं थे। 2 जवान इंजीनियरों ने लगातार 3 रातें जागकर मुश्किल से एक इंटरफेस प्रोग्राम तैयार किया। इंजन की इग्निशन कॉइल से पैदा होने वाला उच्च आवृत्ति विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप जीपीएस संकेत की सटीकता को बुरी तरह प्रभावित कर रहा था। लाओ लियू ने अपने वर्षों के अनुभव के दम पर एक विमानन स्तर की परिरक्षण सामग्री का इस्तेमाल किया और ईसीयू मॉड्यूल को परत दर परत लपेट दिया। तब जाकर यह समस्या हल हुई। सबसे बड़ी मुश्किल फिर भी एल्गोरिदम में ही थी। लिन यी द्वारा बनाया गया प्रारंभिक मॉडल परीक्षण मंच पर तो एकदम बेदाग चला, लेकिन जैसे ही उसे असली बाइक पर लगाया, उसका असर बिल्कुल गायब हो गया। जब गाओ फेई किरण हार्ट के प्रोटोटाइप से लैस बाइक चला रहा था, तब वह लगभग उन्हें गिरा ही बैठा। यह भला कर्षण नियंत्रण प्रणाली कहाँ लगती है? यह तो बिल्कुल एक बेतरतीब बीएस जैसा है। यह हमेशा तभी दखल देता है जब मुझे इसकी जरूरत नहीं होती, और जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब गायब हो जाता है। लिन यी का चेहरा बहुत उतरा हुआ था। वह कंप्यूटर के सामने बैठा पूरी स्क्रीन पर भरे त्रुटि कोड देख रहा था और एक शब्द भी नहीं बोला। यह उस प्रतिभाशाली इंसान की पहली बड़ी ठोकर थी। प्रयोगशाला का वह बेहतरीन मॉडल, असल और बेरहम ट्रैक ने उसे चकनाचूर कर दिया था। टीम का माहौल बिल्कुल जमाव बिंदु तक गिर गया। भारी दबाव ने सबको तन और मन से थका डाला। कुछ लोग चुपके से शिकायत करने लगे। उन्हें लगा कि मेरा शुरुआती फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया था। यहाँ तक कि झांग ताओ भी मुझसे अलग से बात करने आया। निदेशक जोंग, मैं जानता हूं कि आप पर बहुत दबाव है, लेकिन सत्र अब शुरू होने ही वाला है। क्या हमें एक वैकल्पिक योजना तैयार नहीं करनी चाहिए? मैं जानता था कि वह किरण हार्ट को छोड़ देना चाहता है और पिछली पीढ़ी की पुरानी प्रणाली पर लौटना चाहता है। उसका मतलब होगा कि इस दौरान हमारी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी, और इसका यह भी मतलब होगा कि सत्र शुरू होने से पहले ही हम खुद से ही हार मान चुके होंगे। मुझे बस 3 दिन और दीजिए। अगर तब भी हम उपयोगी संस्करण नहीं निकाल पाए तो मैं स्वेच्छा से इस्तीफा दे दूंगा। मैंने उसी वक्त सख्त आदेश दे दिया कि लिन यी के अलावा बाकी सबको डेटा केंद्र से बाहर कर दिया जाए। पूरी रात हमने एक भी बात नहीं की। हम बार बार गाओ फेई के परीक्षण के दौरान हर एक गलती वाले पल की रिकॉर्डिंग और आंकड़े देखते रहे। मॉडल में कोई गलती नहीं थी, कोड में भी कोई गलती नहीं थी, हार्डवेयर का संकेत संग्रह भी सामान्य था। फिर यह आखिर आदेश क्यों नहीं मान रहा था? उसे बुरी तरह टूटते हुए देखकर मुझे अचानक कुछ याद आया। मैंने एक हिस्सा खोला, अपनी पहली दृष्टि से रिकॉर्ड की गई सवारी की वीडियो। वह वीडियो था जिसमें मैं झांग शुए 820 चला रहा था और पहाड़ी सड़क पर दौड़ रहा था। लिन यी, देखो, मोड़ में घुसने से पहले मेरी यह हरकत, तेज ब्रेक लगाते वक्त भी मेरा शरीर पहले ही मोड़ के अंदर की ओर लटक चुका था। उस वक्त बाइक अब भी सीधी थी, लेकिन मेरे गुरुत्व केंद्र का झुकाव पहले ही बदल चुका था। और तुम्हारा मॉडल सिर्फ तब गणना शुरू करता है जब जाइरोस्कोप को वाहन के झुकने का संकेत मिलता है, तभी वह झुकाव कोण के मान निकालना शुरू करता है। तुमने एक सबसे अहम चर को नजरअंदाज कर दिया, और वह है चालक। तुम्हारा मॉडल एक खालिस यांत्रिक मॉडल है। तुमने चालक को बस गाड़ी पर जड़ा हुआ एक स्थिर भार मान लिया, लेकिन चालक जिंदा होता है। वह अपने शरीर का इस्तेमाल पहले से अनुमान लगाने और दिशा देने के लिए करता है, ताकि वाहन की गतिशीलता का मुकाबला कर सके। मेरी बात मानो बिजली की चमक बनकर लिन यी के दिमाग का सारा धुंधल का चीर गई। उसकी आंखें एक पल में चमक उठी। मैं समझ गया, मैं समझ गया। पूर्वानुमान नियंत्रण। मुझे चालक के व्यवहार पर आधारित एक पूर्वानुमान नियंत्रण मॉड्यूल जोड़ना होगा। सीट के नीचे लगे दबाव संवेदक के जरिए और हैंडल पर लगे पैर की स्थिति विस्थापन संवेदक के जरिए वाहन के झुकने से पहले ही प्रणाली अगले कदम का अनुमान लगाना शुरू कर देगी और शक्ति निर्गम की रणनीति पहले से समायोजित कर देगी। उसकी दीवानगी भरी पीठ देखकर ही मुझे समझ आ गया कि 0.4 सेकंड का अंतर मिट चुका था। 3 दिन बाद जब गाओ फेई फिर से परीक्षण बाइक पर ट्रैक से लौटकर आया, तो वह चुपचाप चलकर लिन यी के सामने आया। डॉक्टर लिन, धन्यवाद, आपने एक दैत्य बना दिया है। सोचने वाली दरिंदा। कुछ महीनों बाद किरण हार्ट की अंतिम जांच पूरी हो गई। हमने इसे टीम की नई खरीदी गई झांग शुए 820 RR24 रेस बाइक पर लगाया और CSB के लिए रवाना हुए। लोंगुओ सुपर मोटरसाइकिल चैंपियनशिप से एक रात पहले ली वेईहान खुद बेस पर हमें विदा करने आए। उन्होंने कोई जोशीला भाषण नहीं दिया, बस हम सबकी ओर गहरा झुककर प्रणाम किया। सबका धन्यवाद। नतीजा चाहे जो भी हो, तुम सब होंग्युआन पावर के हीरो हो। जाम हो जाए। रेस के दिन हवा में बड़ी टक्कर से पहले की तनातनी घुली हुई थी। पूरा पिट एरिया शोर से गूंज रहा था। सभी टीमों की रेस बाइकें और उपकरण पूरी तरह तैयार खड़े थे।
ठीक हमारे तिरछे सामने उनका स्टार राइडर लिन फेंग पत्रकारों की भीड़ से घिरा इंटरव्यू दे रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। रेस निदेशक दु बियानशयोंग हमें ठंडे भाव से देख रहा था। उसकी नजरों में तिरस्कार और हल्की हंसी भरी थी। सबकी नजर में हम बस संख्या पूरी करने आए थे, एक ऐसी टीम के सामने जिसकी किस्मत में चैंपियन के पीछे छूट जाना लिखा था। पहला मुक्त अभ्यास शुरू होने के बाद मैंने गाओ फेई को सबसे सुरक्षित पहला मोड इस्तेमाल करने को कहा। बस सहज चलो, इस मोड में किरण हार्ट खुद से दखल नहीं देगा। मैं इतनी जल्दी अपना तुरुप का पत्ता नहीं खोलना चाहता था। गाओ फेई का निकला हुआ लैप टाइम सभी राइडरों में 5वें स्थान पर था और लिन फेंग ने बिना किसी हैरानी के 1 मिनट 59 सेकंड 3 का पूरे सत्र का सबसे तेज लैप निकाला। इस नतीजे ने पूरे ट्रैक को हिलाकर रख दिया। तियानलांग टीम के पिट में जोरदार खुशियों का विस्फोट हुआ। दु बियानशयोंग के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान उभर आई। उसने तो खास तौर पर हमारी तरफ एक ललकार भरी नजर भी फेंकी। सच से अनजान लाओ लियू का चेहरा उतर गया। उसने हाथ का रिंच तक फेंक दिया। सिर्फ मैं और लिन ये जानते थे, असली खेल तो अब शुरू हुआ था। दोपहर का दूसरा सत्र मुक्त अभ्यास के लिए बाइक निकल गई। भाई जो, क्या अब भी पहला मोड ही रखें? सभी ध्यान दें, किरण सिस्टम को तीसरे मोड में बदलो। समझ गया। तीसरा मोड हमारी सबसे आक्रामक और सबसे पागल सेटिंग थी। यह इंजन की ताकत को पूरी हद तक खोल देता था और गाड़ी का नियंत्रण पूरी तरह सिस्टम और राइडर की समझ पर छोड़ देता था। वह मानो बंधन से छूटा हुआ एक दरिंदा था जो उग्र मगर बेहद सटीक अंदाज में पहले ही मोड़ पर गरजा। डेटा केंद्र में लिन यी की उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेज चल रही थीं कि बस धुंधली दिख रही थी। वह सिस्टम के हर एक मानक पर नजर रख रहा था और किसी भी अचानक हालात से निपटने को तैयार था। पिट में मौजूद सबकी नजरें उसी झांग शुए 820 रेस बाइक पर टिक गईं। तियानलांग टीम के पिट में 高飞他吃了什么药？仅凭一辆国产车就压得其他车手抬不起头，这就是龙国马力狗的实力吧！天狼队的批房里， दुबियान का चेहरा जम सा गया जब गाओ फेई अपनी रेस बाइक चलाते हुए बिजली की तरह फिनिश लाइन पार कर गया। 1分58秒8，新的赛道记录。 पूरा पिट एरिया पहाड़ जैसी गर्जना और सन्नाटे भरी हैरानी से फट पड़ा। लाओ लियू जैसा 50 पार का आदमी, उसकी आंखों में भी चमकते आंसू आ गए। जब हम जश्न मना रहे थे तभी दु बियानशयोंग सख्त चेहरे के साथ 2 तकनीशियनों को लेकर हमारे पिट गैराज के दरवाजे पर आ पहुंचा। लोंगुओ के लोगों, आखिर तुम लोगों ने किया क्या है? श्रीमान दुबियान, मैं आपका परिचय करा दूं। यह हमारा स्वदेशी विकसित किरण ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है। क्या बात कर रहे हैं? स्वदेशी विकास? सिर्फ तुम लोंगुओ के लोग एक ऐसे टटपुंजिया दल के सहारे खुद के अनुसंधान की बात भी करते हो। मजाक मत कीजिए, तुम लोगों ने जरूर हमारा डेटा चुराया है या फिर कोई गैरकानूनी तरीका अपनाया है। श्रीमान दुबियान, हार गए हैं तो मान भी लीजिए, इल्जाम लगाना है तो सबूत भी दीजिए। क्या तुम द्वीपीय देश के लोग बस बहाने ही ढूंढना जानते हो? वाकई अफसोसजनक है। और जहां तक हमारी औकात की बात है, रविवार की मुख्य रेस आपको जवाब दे देगी। यह कहकर मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और मुड़कर पिट में वापस चला गया। पीछे से उसकी बौखलाई हुई गरज सुनाई दी। 2 दिन बाद CSB के प्रतियोगिता औपचारिक रूप से शुरू हुई। ट्रैक पर सन्नाटा छा गया। सब अगली टक्कर का इंतजार कर रहे थे। सबके दिल गले तक आ गए थे। गाओ फेई की शुरुआत बेहद स्थिर रही। जैसे तोप से निकला गोला वह सबसे पहले मोड़ में घुसा। लिंग फेंग भी उसके पीछे ही निकल पड़ा। दोनों रेस बाइक एक आगे एक पीछे जबरदस्त भिड़ंत में उतर गईं। पीछे के बाकी राइडर जल्दी ही उनसे दूरी पर छूट गए। हर एक आक्रमण और बचाव बेहद नपातुला था। हर बार साथ साथ आते ही चिंगारियां उड़ने लगती। लिंग फेंग सचमुच देश के शीर्ष राइडरों में से है। मैकझोन एक प्रणाली के सहारे उसकी रफ्तार दम घोंट देने वाली थी। कई बार उसने सिस्टम की मोड़ से निकलने वाली बढ़त का फायदा उठाकर गाओ फेई को पीछे छोड़ दिया। लेकिन गाओ फेई हर बार किरण सिस्टम के भरोसे ब्रेकिंग और एपेक्स पर अपनी पोजीशन फिर छीन लेता था। दोनों की लैप गति लगातार 1 मिनट 59 सेकंड के भीतर बनी हुई थी। मुकाबला अब चरम पर पहुंच गया था। सड़क किनारे श्योंग ये पिट कक्ष में बेचैनी से आगे पीछे टहल रहा था। क्यों? आखिर प्रतिद्वंद्वी का सिस्टम प्रदर्शन के मामले में मैकझोन एक प्रणाली से कमजोर नहीं है, बल्कि कुछ पहलुओं में मैकझोन एक से आगे निकल गया है। क्या यह सचमुच लोंगुओ ने खुद विकसित किया है? मुझे यकीन नहीं होता। भैया जो, गाओ फेई की हृदय गति 165 से ऊपर चली गई है। उसे कहिए शांत हो जाए, अपनी लय धीमी करे। लिंग फेंग का पिछला पहिया अब घिसावट दिखाने लगा है। उसका मौका आखिरी 3 लैप में है। गाओ फेई, सुन रहे हो? उससे सीधी टक्कर मत लो, बस उसके पीछे लगे रहो। अपनी लय को 1 मिनट 59 सेकंड 5 के आसपास रखो। उसे आगे रहने दो, उसके टायर घिसने दो। आखिरी 3 लैप में मेरे निर्देश सुनना। मोड 4 पर स्विच करो। समझ गया। आखिर अभी बहुत जवान है, सब्र नहीं टिक पाया। गाओ फेई के टायर यकीनन अपनी हद पर पहुंच चुके होंगे। लिंग फेंग ने बढ़त संभाल ली। यही रफ्तार बनाए रखो। पटरियों के किनारे उसे लग रहा है कि जीत बस सामने है, लेकिन उसे क्या पता कि यही वह जानलेवा जाल है जो मैंने उसके लिए बिछाया है। रेस अब उलटी गिनती के तीसरे चक्कर में दाखिल हो चुकी है। लिंग फेंग की बढ़त सिर्फ आधे सेकंड की है। यह फासला बेहद खतरनाक है। उसके पिछले टायर पर साफ दानेदार घिसावट दिखने लगी है, जबकि गाओ फेई के टायर अब भी शानदार हालत में है। गाओ फेई, वक्त आ गया है। किरण, मोड 4 पर स्विच करो। जाकर उसे मेरे लिए पीछे छोड़ दो। समझ गया।
उसी पल इंजन की गरज और ऊंची हो गई, थ्रॉटल की प्रतिक्रिया और ज्यादा उग्र हो गई। पूरी बाइक किसी प्राचीन दैत्य की तरह जाग उठी और उसने अपने सबसे खतरनाक दांत दिखा दिए। आखिरी बेहद लंबा हाई स्पीड दायां मोड़। लिंग फेंग ने पहले ही थ्रॉटल छोड़ना शुरू कर दिया है, सीधी लंबी पट्टी में घुसने की तैयारी में, लेकिन गाओ फेई ने उल्टा और गहरा थ्रॉटल दे दिया। ऐसी लाइन चुनी जिसे कोई समझ ही नहीं पा रहा, मानो यह खुदकुशी वाला दांव हो। उसने बाहरी लाइन से जबरन भीतर काट लिया। गाओ फेई पागल हो गया है। लोंगुओ पावर सीधी पट्टी में तो दबदबा नहीं बना पाया और अब मोड़ पर ओवरटेक करने निकली है। स्कारो, इस रफ्तार पर यह दिशा तो सीधे मौत का रास्ता है। लेकिन चमत्कार हो गया। ठीक उस 0.01 सेकंड पर जब बाइक फिसलकर बेकाबू होने वाली थी, किरिन सिस्टम हर सेकंड 10,000 से भी अधिक बार की आवृत्ति से सटीक दखल देता है। वह मानो कोई अदृश्य अजगर बन गया जिसने झुककर गिरने वाली बाइक को थाम लिया। पूरी दुनिया की नजरों के सामने वह लाल नीली झांग शुए बाइक भौतिकी की समझ को ठेंगा दिखाती हुई मुद्रा में ट्रैक के सबसे बाहरी किनारे से चिपकर उसने उस तियानलांग रेसिंग बाइक को पीछे छोड़ दिया। जब गाओ फेई एक बाइक लंबाई की बढ़त लेकर सबसे पहले लंबी सीधी पट्टी में घुसा तो पूरा दर्शक दीर्घा पागल हो उठा। याओ चीना लोंगुओ पावर ने तो कमाल का जोर लगाया है, सीधे तियानलांग यामाहा 9 तक जा पहुंची। होंग्युआन पावर को बधाई, झांग शुए मोटरसाइकिल को बधाई, जिन्होंने राष्ट्रीय सुपर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। हम जीत गए। हम सिर्फ जीते नहीं हैं, बल्कि नामुमकिन लगने वाले अंदाज में जीते हैं। हमने जीत छीन ली। गाओ फेई फिनिश लाइन पार करते ही उत्साह में भीड़ की तरफ हाथ लहराने लगा। उसने ट्रैक का एक चक्कर लगाया और पूरे मैदान में मौजूद हजारों दर्शकों की जयकार और सलामी स्वीकार की। होंग्युआन पावर और किरिन सिस्टम का नाम आज पूरे रेसिंग जगत में गूंज गया। तियानलांग टीम के पिट कक्ष में सन्नाटा छा गया। लिंग फेंग हक्का बक्का सा मरम्मत क्षेत्र में बैठा रहा और एक शब्द नहीं बोला। इस रेस ने उसका सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। नामुमकिन, यह नामुमकिन है। पुरस्कार समारोह में गाओ फेई सबसे ऊंचे पोडियम पर खड़ा था। रेस के बाद की प्रेस वार्ता तो पूरी तरह हमारा मंच बन गई। निदेशक जो, कृपया बताइए यह किरिन सिस्टम आखिर है क्या? किरिन हमारे होंग्युआन पावर द्वारा स्विकसित ECU है। यह हमारे लोंगगुओ रेसरों के निडर जज्बे का प्रतीक है, मुश्किलों को आंख दिखाने, चुनौती लेने और नवाचार करने की हिम्मत का। ऐसी चर्चा है कि आपकी तकनीक यूरोप के शीर्ष निर्माताओं से भी आगे निकल चुकी है। क्या यह सच है? झांग शुए 820 लोंगुओ की मोटरसाइकिल निर्माण क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। होंग्युआन का किरिन सिस्टम तो बस सोने पर सुहागा है। जहां तक अफवाहों की बात है, मेरा मानना है कि आज की रेस पहले ही जवाब दे चुकी है। अगले दिन लगभग सभी मीडिया की सुर्खियां हमने घेर ली थीं। ली वैहान का फोन लगातार बज रहा था। होंग्युआन टेक्नोलॉजी के शेयर ऊपरी सीमा तक चढ़ गए। अनगिनत शीर्ष ब्रांड निवेश और साझेदारी के लिए टूट पड़े। जो हेंग, तुम सच में मेरे लिए भाग्यशाली सितारा निकले। इस बार हमने सच में बड़ा खेल कर दिया। उसी समय शहर के एक और कोने में एक ऐसा इंसान जिसे मैं लगभग भूल ही चुका था, उसने भी मेरे बारे में खबर देख ली। पिछले कुछ महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह अंधे गर्त में जा गिरी थी। पिता जेल में थे और माँ गंभीर बीमार। कंपनी दिवालिया हो गई थी और कर्जदार दरवाजे पर डटे थे। जो कभी आसमान का चहेता था, वह अब सबके निशाने पर आया एक सड़क छाप चूहा बन चुका था। उसने ना जाने कितनी बार मुझसे बदला लेने की कल्पना की, मुझे बर्बाद करके बदनाम करना चाहता था, लेकिन आखिरकार धोखाधड़ी और अवैध धन जुटाने के शक में पुलिस उसे उठा ले गई। यह खबर मुझे तब पता चली जब चेन साहब ने बधाई देते हुए बताया। मेरे मन में जरा भी हलचल नहीं हुई। 2 साल बाद विश्व धीरज चैंपियनशिप के मैदान में इंजन की कान फाड़ देने वाली गर्जना पूरे पर्वतीय वन में गूंज रही थी। मैं पिट भवन के दर्शक मंच पर खड़ा था। मेरी पहचान अब होंग्युआन पावर रेसिंग टीम के तकनीकी निदेशक की नहीं रही। अब मैं होंग्युआन किरिन टेक्नोलॉजी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी था। 2 साल पहले की वह जीत, हम सबकी किस्मत पूरी तरह बदल गई। ली वेईहान के पूरे समर्थन से हमने आधिकारिक रूप से रेसिंग टीम से तकनीकी अनुसंधान और विकास विभाग को अलग कर दिया और आज की इस कंपनी की स्थापना की, जो उच्च प्रदर्शन वाले वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणालियों के अनुसंधान पर केंद्रित है। किरिन प्रणाली 2 साल की लगातार उन्नति के बाद अब 4थी पीढ़ी तक विकसित हो चुकी थी। उसका प्रदर्शन अब मैक्ट्रोनिक से हर तरह से आगे निकल चुका था और वह इस दुनिया की सबसे शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इकाई समाधान बन चुकी थी। आज दुनिया की तमाम शीर्ष मोटरसाइकिल और कार रेसों में, मोटो जीपी से लेकर विश्व धीरज चैंपियनशिप तक, ले मान 24 घंटे से लेकर न्यूरबर्गरिंग 24 घंटे तक, 1/3 से अधिक रेस कारें हमारे लोंगुओ के किरिन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही थी। हम अब नियम तय करने वालों में शामिल हो चुके थे। ट्रैक पर हमारी नवीनतम प्रणाली से लैस फेरारी 499 रेस कार पोर्शे 963 रेस कार के साथ आखिरी जानलेवा टक्कर की लड़ाई लड़ रही थी। आखिरी लैप में फेरारी ड्राइवर ने किरिन सिस्टम की मदद से एरोब मोड पर 0.2 सेकंड की मामूली बढ़त के साथ फिनिश लाइन पार कर ली। हम जीत गए।
पिट भवन में गगन भेदी जयकार फूट पड़ी। मोदू लौटने के बाद कंपनी मुख्यालय की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक प्रदर्शन कक्ष था जो बाहरी लोगों के लिए बंद था। उस प्रदर्शन कक्ष के बीचों बीच चुपचाप एक मोटरसाइकिल रखी थी, झांग शुए 820 RRS चैंपियन प्रतिकृति संस्करण। उसे इतना चमकाया गया था कि उस पर धूल का नामो निशान नहीं था। रोशनी में वह अब भी दिल को थाम लेने वाली चमक बिखेर रही थी। मैंने इस बाइक को फिर कभी नहीं चलाया। यह कंपनी का प्रतीक बन चुकी थी और हमारी पूरी कहानी की शुरुआत भी। हर नए कर्मचारी को यहाँ लाया जाता था ताकि वह इसकी कहानी मुझसे सुन सके, उस 3 लाख वाले मुआवजे के बारे में और उन मूर्ख और लालची पड़ोसियों के बारे में। मैं अक्सर अकेला इस बाइक के सामने खड़ा रहता था और देर तक वहीं ठहरा रहता था। सोचता था कि जब वांग जियानजुन ने मुझे उकसाया था, अगर मैंने झगड़ा या समझौता चुन लिया होता तो शायद आज का यह सब कभी नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि उसी झांग शुए 820 ने मेरी किस्मत बदल दी, लेकिन मैं जानता हूं कि सच में मेरी किस्मत उस बाइक ने नहीं बदली, बल्कि जब मेरे साथ नाइंसाफी हुई तब मैंने बुद्धि और सिद्धांत को चुना और अपने सम्मान की रक्षा करने का साहस चुना।